हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। इस वीडियो में हम लोग मेंस्ट्रुएशन के आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने मेंस्ट्रुएशन की जो वीडियो डाली थी उसमें 1 से लेकर और 20 तक के क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया है। बाकी 21 से आगे के क्वेश्चन इस वीडियो में आपको मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू कर लेते हूँ। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले 2-3 दिनों में मैंने एक भी वीडियो अपलोड नहीं किया। इसके लिए सॉरी, क्योंकि कुछ दिक्कतों के कारण वीडियो अपलोड नहीं हो पाया। वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया मैं, फिर वीडियो अपलोड होने का बात ही अलग है। चलिए फ़िलहाल अभी कंटिन्यू हूँ मैं, और कंटिन्यू वीडियो आती रहेगी, आप घबराइए मत। अभी मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि अभी मैं अकेले काम करता हूँ अपने चैनल पे, इसीलिए बीच में कुछ दिक्कतों के कारण वीडियो 2-3 दिन तक लगातार नहीं आ पाती है। लेकिन उसके लिए आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। एग्जाम आने से पहले मैं हर एक चैप्टर का वीडियो सोल्यूशन आपको और बेहतरीन सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। एसएससी सीजीएल में 2011 से 18 तक जितने भी मेंस के पेपर हुए हैं उनमें जो भी क्वेश्चन आए हैं मैथ के, सबको चैप्टर वाइज मैं मेंस आने से पहले कवर कर दूंगा। आप बिल्कुल हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहिए और जुड़े रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर से लाइक और शेयर कर दें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। देखें भाई, यहाँ पे पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 22। 21 तक ले हमने पिछले वीडियो में कर दिया है 21 तक। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया है, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई जो है वो है 3.6 सेंटीमीटर, और उसके आधार की त्रिज्या है 1.6। उसको पिघलाकर उसे 1.2 इधर है 1.2 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या वाले लंबवृत्तीय शंकु में ढाला जाता है। तो आपको बताना है कि नया जो शंकु बनाया गया है उसकी हाइट कितनी है। सीधी सी बात है, एक शंकु को ढाल करके या पिघला करके और नया शंकु बनाया जाता है। आप एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जब भी एक आकृति को, एक ठोस वस्तु को पिघलाकर दूसरी ठोस वस्तु बनाई जाती है, तो वैसे कंडीशन में दोनों का जो वॉल्यूम होता है यानी कि आयतन होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, आयतन नहीं बदलता है। आप एक चीज को, एक ठोस वस्तु को पिघलाकर चाहे किसी भी रूप में उसको फॉर्म कर दो, बना दो, लेकिन आयतन उस ठोस वस्तु का उतना ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक काम कर लेते हैं कि आयतन बराबर कर लेते हैं। और जब भी ऐसा कंडीशन आए आप ध्यान रखिएगा कि अगर एक वस्तु को पिघलाकर दूसरी वस्तु बनाई जाए तो दोनों वस्तुओं का आयतन बराबर करना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर शंकु का आयतन आपको पता है, दोनों शंकु है, पहला भी शंकु है और पिघलाकर जो बनाया गया है नया वाला वो भी शंकु ही है। तो शंकु में वॉल्यूम बराबर करेंगे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, जिसमें 1/3 और पाई दोनों तरफ कटने लायक है, क्योंकि ये कांस्टेंट पार्ट है, ये कट जाएगा तो आर स्क्वायर एच केवल बचेगा। तो हम पहले वाले शंकु में देखते हैं कि h कितना है 3.6, और आर स्क्वायर की बात करूं तो इसका r कितना था 1.6, यानी कि 1.6 इंटू 1.6 आर स्क्वायर एच मैंने लिख दिया पहले वाले के लिए। ठीक है, ये आर स्क्वायर हो गया, ये h हो गया। फिर दूसरे वाले में भी आर स्क्वायर एच ही लिखना है, तो दूसरे वाले में हमें r पता है 1.2 है तो 2 बार लिख देते हैं, और h फाइंड आउट करना था तो h मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। बस इसको काटना है और कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 2 पॉइंट से हमने इसके 2 पॉइंट काट दिए, और ये 12 से ये 3 बार में कट जाएगा, 12×3 = 36, और ये 3 चौके 12, और ये 4 से 4 चौके 16। अभी बच जाएगा h बराबर 16 चौके 64, यानी कि 64, और एक पॉइंट इसके अंदर रह गया था, यानी कि 6.4 आंसर आएगा। ऑप्शन सी जो है वो सही है। हालांकि पॉइंट अगर हम नहीं भी ढूंढते तो भी कोई बात नहीं था, आप ऐसे भी लाते तो सारे जो आंसर हैं उनके डिजिट अलग अलग हैं। अगर आंसर के डिजिट अलग अलग हैं तो पॉइंट इधर उधर होने से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं, सवाल नंबर 23 पे। देखें दोस्त, सवाल नंबर 23 में आपको दिया गया है कि एक आयत का जो क्षेत्रफल है वो एक वर्ग के क्षेत्रफल का तिगुना है। उस आयत की लंबाई जो है वो 20 सेंटीमीटर है, और चौड़ाई जो है वो उस वर्ग की भुजा की 3/2 गुनी है, और आपको उस वर्ग की भुजा बतानी है कि भुजा कितनी आएगी। आसान सा सवाल है, ये तो कोई भी कर देगा। देखो इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले तो हम भाषा के अनुसार एक बात लिख लेते हैं कि देखो L/B, यानी कि आयत का जो क्षेत्रफल है यहाँ पे लिखा है वो वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुना है, यानी कि 3 × a², जहाँ पर a हमने मान लिया कि वर्ग की भुजा है। अब लेंथ आपको L दे रखा है सवाल में, कि लंबाई जो है वो 20 है तो मैंने 20 रख दिया। चौड़ाई के बदले आपको बोला गया है कि चौड़ाई जो है वो वर्ग की भुजा की 3/2 टाइम्स है। तो वर्ग की भुजा a है, इसका 3/2 गुना है तो 3/2, और ये किसके बराबर है 3 और a² के। ठीक है, यहाँ से स्क्वायर से ये a कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, और ये 2 से 10 बार कट जाएगा, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, और 10 इस सवाल का आंसर है। सवाल आसान था, मैं वापस आपको समझा देता हूँ। सवाल में ये बोला गया है कि आयत का जो क्षेत्रफल है वो वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुना है, तो वर्ग का क्षेत्रफल साइड स्क्वायर होता है, तो a मैंने साइड को मान लिया, भुजा a होता तो a² क्षेत्रफल बनता, उसका 3 गुना कर दिया मैंने। अब देखो लंबाई हमें 20 दे रखा था तो 20 मैंने रख दिया। चौड़ाई बोला गया था कि चौड़ाई वर्ग की भुजा का 3/2 गुना है, तो वर्ग का भुजा अगर a है तो उसका 3/2 गुना चौड़ाई हो गया, लंबाई गुना चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल, और बराबर हो गया 3 गुना वर्ग के क्षेत्रफल के, और यहाँ से a की मान कितनी आ गई 10 आ गई।
देखें भाई, अगले सवाल में आपको दिया गया है कि एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई जो है, शंकु की ऊंचाई, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तथा आयतन क्रमशः एच, सी और वी है। एच है हाइट, सी है कर्व्ड सरफेस एरिया और वी जो है वो वॉल्यूम है। अब आपको बोला गया है कि 3π VHQ और माइनस में C² H² और प्लस में 9V² का मान कितना होगा। तो आपको बता दूं कि यहाँ पर जैसे आपको ऑप्शन दिया गया है, अगर ऑप्शन सारे के सारे कांस्टेंट हैं तो आप एक बात समझ लो कि इसमें भी वेरिएबल है जो हमें निकालना है। उसमें देखो, ये जो सवाल है यहाँ पर भी वेरिएबल है, दूसरे टर्म में भी वेरिएबल्स हैं और तीसरे टर्म में भी वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब आपको पता होगा, जैसे मैं लिख के बता देता हूँ, 3π V और HQ और माइनस में C²H² और प्लस में 9V²। आपको पता है कि वेरिएबल टर्म जो है यहाँ पे V है, यानी कि चर भाग, यहाँ पर C और H दोनों है, इसमें V और H है। अगर तीनों ही टर्म में वेरिएबल्स पार्ट हैं, इसका सीधा मतलब है कि आंसर या तो वेरिएबल में आता, या फिर अगर वेरिएबल में नहीं आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, यानी कि अचर पद आ रहा है, अंक में आंसर आ रहा है, कुछ भी XYZ आंसर में नहीं है, इसका मतलब कि वो जीरो ही हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ऐसे कंडीशन में ये सारे कट जाएंगे और जीरो आ जाएगा। और अगर सारे नहीं कटते तो सीधी सी बात है, कोई ना कोई वेरिएबल आंसर में बचेगा जरूर, सारे नहीं कटेंगे तो, क्योंकि तीनों जगह के वेरिएबल्स अलग अलग हैं। ठीक है, और ये सारे एक साथ जोड़े नहीं जा सकते हैं। ठीक है, एक साथ अगर कटेंगे तो जीरो ही आ सकता है और जीरो यहाँ पर आंसर है। आप चाहें तो आगे इसमें मान भर भी सकते हैं, जैसे भी के बदले में आपने πr² रख दिया और फिर ये HQ छोड़ दिया और यहाँ पर 3π एक था तो वो ऐसे ही छोड़ दिया। ऐसे ही सबकी वैल्यू आप रखोगे तो लास्ट में कैलकुलेट करके जीरो ही आना है आपका। ठीक है, तो मैंने जैसे बताया आप वैसे ही किया करो, ज़्यादा इसमें दिमाग चलाने की जरूरत नहीं थी। देखिए दोस्त, अगले सवाल में आपको दिया गया है कि एक शंक्वाकार तंबू है जिसका आयतन दिया गया है आपको 1232 घन मीटर और उसके आधार का जो क्षेत्रफल है वो है 154 वर्ग मीटर। आपको बताना है कि उस तंबू को बनाने में आवश्यक कैनवास यानी कि कपड़े की लंबाई क्या होगी यदि कैनवास केवल 2 मीटर चौड़ा हो। पहले तो आप कॉन्सेप्ट समझ लो कि इसमें है क्या। आपसे ये बोला गया है कि एक तंबू है जो कि शंकु के आकार का है, कोन के जैसा है। ठीक है, और इसको बनाने में जो कपड़ा लगा है, ठीक है, एक्चुअली में कपड़ा होगा आयताकार रेक्टेंगुलर होगा। ठीक है, इसी को जब आप मोड़ेंगे तो ये शंकु के जैसा बन जाएगा। आप मोड़ के देख सकते हैं, एक आयताकार कागज लेकर के, और जब मोड़िएगा ऐसा तिकोना तो ये इस तरह का एक शंकु बन जाएगा। तो ऐसे में आपको इस कपड़े की चौड़ाई दे रखी है 2 और आपको लंबाई ये L बतानी है कि कितनी होगी। ठीक है, इसके लिए हमें कपड़े का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। अगर कपड़े का क्षेत्रफल पता हो तो हम लंबाई गुना चौड़ाई के बराबर क्षेत्रफल रख के और L की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है कि कैनवास का जो क्षेत्रफल होता है, यानी कि कपड़े का जो क्षेत्रफल होता है, वो शंकु के या फिर बेलन के, जिस तरह की आकृति बनाई गई हो कपड़े से, उसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया के क्षेत्रफल के बराबर होता है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। पेंट करने का खर्चा जो होता है या फिर कपड़ा लगाने का जो खर्चा होता है, ये सब हम वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल से ही काउंट करते हैं। जब भी किसी कपड़े से आप या कागज से, मान लो कागज, अगर इसी कागज को आप मोड़ करके और ऐसा बना दो शंकु के जैसा, तो हम ये कहेंगे नहीं कि शंकु का जो वक्र पृष्ठ है वही इस कागज का क्षेत्रफल होगा। या फिर बेलन जैसा आप बनाते तो भी बेलन का जो वक्र पृष्ठ होगा वही ये कागज के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम कागज का क्षेत्रफल निकालने के लिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, और चूंकि ये तंबू जो है, ये तंबू कैसा है, शंकु के जैसा है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, πrl होता है। ये बात आपको पता होगा। कितना होता है दोस्त, πrl। अभी πrl आने से पहले हमें L की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी। L निकालने के लिए क्या क्या जरूरी है, L निकालने के लिए H और R पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपको पता है L बराबर होता है H² प्लस R² रूट अंडर। तो L निकालने के लिए पहले हमें HR निकालना पड़ेगा। चलिए वो तो हम निकाल लेंगे यहाँ से। जैसे आपको आयतन दे रखा है, पहला बात, या पहले आप यहाँ पर देख लो, आधार का क्षेत्रफल दिया है। आधार का क्षेत्रफल का मतलब πr² होता है आधार का क्षेत्रफल, और उसकी वैल्यू है 154। आपको पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि πr² अगर 154 होता है तो रेडियस कितना आ जाता है, 7। तो रेडियस तो हमारा 7 हो गया, ये फिक्स है। अब बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम कितना होता है शंकु में, 1/3 πr² और H। तो πr² की वैल्यू तो 154 सवाल में दे ही रखा है, ये हमने रख दिया, और इंटू में H हाइट, और ये बराबर किसके है, 1232 के बराबर है। अब इसको आप चाहो तो कटा लो, ये 3 से कट जाएगा, नहीं 3 से तो नहीं कट रहा है, लेकिन 154 से ये कट जाएगा। देखो ये कटेगा 22 से 7 बार में कटेगा, तो इसको भी हम 7 से काट लेते हैं। कितना बार में कटता है देखते हैं, 7 एक बार में, फिर 5 और 3 तो 7 7 49 और 7 6 42। अब देखिए 22 से 8 बार में कट जाएगा, यानी कि H की वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 8 3 24 आ गया।
अब देखो एच अगर 24 है, आर 7 है, तो एल कितना होगा? 7 24 25 का आपको ट्रिपलेट याद होगा, एल होगा 25। क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय लगा के ही तो हम लोग एल या फिर आर या फिर एच निकालते हैं। इन दोनों में जो रिलेशन होता है वो पाइथागोरस प्रमेय का होता है। तो 7 24 25 ट्रिपलेट्स हैं, इसीलिए अगर आर 7 है, एच 24 है, तो एल कितना हो जाएगा? 25। अब देखिए हमें पता है हम कपड़े का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं। कपड़े का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं दोस्त शंकु के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल से, और शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर और एल, यही होता है। अब देखो पाई आर एल को हम कैसे लिख सकते हैं? हालांकि पाई आर एल बराबर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि कपड़े की चौड़ाई है 2 और लंबाई को अगर हम x मान लें तो लंबाई गुना चौड़ाई ये भी हो जाएगा। अभी पाई आर की वैल्यू आप लिख सकते हैं। देखो जब रेडियस 7 है तो 2 पाई आर 44 होता है, ये बात आपको पता होगा। जब त्रिज्या है 7 तो 2 पाई आर यानी कि परिधि होता है 44। अगर 2 पाई आर 44 होता है तो केवल पाई आर कितना हो जाएगा? 22, और इंटू में एल का मान हमारे पास 25 आ चुका है, और इधर है 2 गुना में एक्स। अब देखो 2 से अगर मैं इसको 11 बार में काट देता हूं तो आपको भी पता है कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 275 आ जाएगी। 25 को 11 से गुना करेंगे तो 275, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, यहाँ से आप यूनिट डिजिट भी मिला सकते थे, 5 एकम 5, लास्ट में 5 आना है। तो ये इस सवाल का आंसर है। आशा है कि आप बात को समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्त अगले सवाल में आपको क्या दिया गया है। यहाँ पे आपको बोला गया कि मान लीजिए कि जल की बूंद गोलाकार होती है। ठीक है, मान लिया भाई, उसका व्यास जो है यानी कि एक बूंद का जो व्यास है वो है 1/10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि एक सांको गिलास ऐसा है। सांको गिलास का मतलब कोनिकल गिलास है। कोनिकल का मतलब कोन के आकार का, शंकु के जैसा गिलास है, इस तरीके का। ठीक है, तो इस तरीके का एक गिलास है। अब ये कह रहा है कि जिसकी ऊंचाई जो है उसके रिम के व्यास के बराबर है, हाइट उसके व्यास के बराबर है। व्यास कितना होता है दोस्त? त्रिज्या का डबल होता है, यानी कि व्यास अगर 2r होगा तो हाइट भी कितना हो जाएगा? 2r। और ऐसे कंडीशन में त्रिज्या r है, ये ध्यान रखना। अगर त्रिज्या r है तो व्यास 2r हो जाएगा, और व्यास के बराबर है हाइट, यानी कि हाइट कितनी हो जाएगी? हाइट भी 2r हो जाएगी। अब कह रहा है कि यदि जल की 32,000 बूंदें उस गिलास को पूरा पूरा भर देती हैं तो गिलास की ऊंचाई कितनी होगी? आपको पता है कि इसमें 32,000 आप बूंदे अगर भर दोगे तो एक गिलास पूरा भर जाएगा। इसका मतलब है कि वो गिलास के आयतन के बराबर हो जाएगा। 3200 बूंदों का जो आयतन होगा वो गिलास के आयतन के बराबर होगा, क्योंकि आपको पता है कि गिलास के अंदर जितना भी लिक्विड भरा जा सकता है, चाहे पानी हो या कुछ भी लिक्विड हो, वो गिलास के आयतन के बराबर होगा, यानी कि वॉल्यूम के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि 32,000 बूंदों का जो आयतन होगा वो गिलास के आयतन के बराबर होगा। तो चलो अब हम आयतन इक्वेट कर देते हैं, आयतन को बराबर कर लेते हैं और हाइट निकाल लेंगे उसके बाद। तो देखिए सबसे पहला काम यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं कि लिखते हैं आयतन दोनों का बराबर करते हैं। शंकु का आयतन अगर हम लिखें तो आपको पता है कि 1/3 होता है, फिर पाई होगा और आर स्क्वायर एच होगा। ठीक है, तो आर स्क्वायर हमने लिख दिया, और एच के बदले आपको पता है कि एच 2r के बराबर था, तो एच को मैंने 2r लिख दिया। ये बात तो आपको पता होगी, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। 1/3 पाई, आर स्क्वायर के बदले में मैंने आर स्क्वायर लिख दिया, और एच जो था वो व्यास यानी कि त्रिज्या के डबल था, व्यास के बराबर था तो त्रिज्या का डबल होगा, यानी कि 2r हो गया। अब ये कह रहा था, आगे ये कहा गया है कि जो बूंदे हैं उनका जो व्यास है वो 1/10 सेंटीमीटर है। ठीक है, अगर व्यास 1/10 है तो त्रिज्या कितना होगा दोस्त? 1/20 होगा। और हम अगर एक बूंद का आयतन लिखें तो आपको पता है कि बूंद गोलाकार है, तो हम लिखेंगे गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, आर के बदले में 1/20 का क्यूब। क्यों भाई 20? क्योंकि 1/10 तो व्यास है त्रिज्या के लिए, और 2 से भाग लगाएंगे तो ये 1/20 बन जाएगा। और ये जो आयतन है ये केवल एक बूंद का आयतन है। ऐसे कितने बूंदे हैं? 32,000 बूंदे हैं, तो हमने 32,000 से गुणा करा दिया। अब बस काट लो, देखो नीचे से 3 से 3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, और आप चाहो इस 2 से, तो इस 2 से इस 32 को हम काट देते हैं 16 बार में, और ये जो 20 का क्यूब आएगा, चलो एक बार एक्स्ट्रा हम लिख लेते हैं, ये आर का क्यूब हो गया, इधर आ गया ऊपर 16 पर 3 जीरो है, 16 पे 3 जीरो, और नीचे आ जाएगा 2 का क्यूब 8, और एक जीरो के लिए क्यूब करोगे तो ये भी बन जाएगा 3 जीरो। एक 4 भी यहाँ पे बचा है तो एक 4 भी रहेगा। अभी देखो ये 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, और ये 8 दूना 16, यानी कि आर का क्यूब आ गया 4 दूना 8। यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि आर कितना है दोस्त? 2 है। अगर आर की वैल्यू 2 है तो हमें हाइट बतानी थी जो कि व्यास के बराबर था, तो व्यास यानी कि 2r कितना हो जाएगा? 2 का डबल 4 हो जाएगा, और 4 ही ऊंचाई के भी बराबर है, तो उत्तर होगा डी। हमें ऊंचाई बताना है, और आपको सवाल में दिया था कि ऊंचाई जो है वो व्यास के बराबर है। अगर त्रिज्या 2 हो गया तो व्यास 4 होगा, और ऊंचाई भी 4 होगा। तो आशा है कि बात आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। देखिए अगले सवाल में आपको क्या दिया गया है कि 11 मीटर लंबाई, 10 मीटर चौड़ाई और 5 मीटर मोटाई वाले
एक आयताकार ब्लॉक के शीशे का अधिकतम उपयोग करके 5 डेसीमीटर व्यास वाली कुल कितनी गोलाकार गोलियां बनाई जा सकती हैं, और पाई की वैल्यू आपको 3 से बड़ा लेना है। अब देखिए इसमें क्या है, सबसे पहला बात कि यहाँ पर भी पिघलाकर दूसरा चीज़ बनाया गया है। देखो आयताकार ब्लॉक दिया गया है जिसके डायमेंशंस यहाँ पे दिए गए हैं, और इस ब्लॉक को पिघलाकर या फिर इसके शीशे का उपयोग करके और हमें गोलियाँ बनानी है। तो यहाँ पर जितनी भी गोलियाँ बनेंगी उन सबका जो आयतन होगा वो इस आयताकार ब्लॉक के आयतन के बराबर होगा, क्योंकि जब भी एक चीज़ को आप दूसरे चीज़ में कन्वर्ट करते हो, उसको गला करके दूसरा चीज़ बनाते हो या उसी पदार्थ का उपयोग करके आप दूसरा चीज़ बनाते हो, तो आयतन सेम रहता है। ये बात मैंने बताया था, वॉल्यूम सेम रहेगा। तो यहाँ पर भी हम वॉल्यूम सेम करने वाले हैं। कैसे सेम करेंगे, देखो ये आयताकार ब्लॉक का मतलब क्यूबाइड हो गया, घनाभ हो गया, ठीक है। तो घनाभ का आयतन कितना होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई है 11 गुना में चौड़ाई हमने 10 ले लिया, और हाइट कितना ले लिया 5। ये तो हो गया घनाभ का आयतन, क्यूबाइड का वॉल्यूम। अब बराबर में आपको शीशे की गोलियां हैं, तो गोलियों का आयतन, गोले का आयतन लगाएंगे तो 4/3, फिर पाई और फिर आर का क्यूब। आर आपको दिया हुआ है यहाँ पे, व्यास दिया है 5 डेसीमीटर, ठीक है। देखो पहला बात कि अगर व्यास 5 है तो त्रिज्या के लिए हम 2 से भाग लगाएंगे तो 5/2 त्रिज्या हो गया। ये त्रिज्या है लेकिन ये डेसीमीटर में है, तो इसको मीटर में लाने के लिए आपको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिए। तो नीचे मैंने 10 से गुना कर दिया ताकि ये डेसीमीटर से मीटर में आ जाए। अब इसका क्यूब हो गया, क्योंकि 4/3 पाई और ये रेडियस है तो रेडियस का क्यूब करते हैं आर क्यूब, और ये एक गोली का आयतन है। ऐसी कितनी गोलियां बनानी है ये आपको पता चलेगा, तो हम यहाँ पर n मान लेते हैं कि मान लिया कि ऐसी n गोलियां हैं, तो सभी गोलियों का जो आयतन होगा वो इस ब्लॉक के आयतन के बराबर होगा। बस अब यहाँ से काट पीट करना है और कुछ नहीं, ठीक है। तो देखो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जो कटने लायक है उसको काट लेते हैं। पहले तो कुछ कटने लायक दिख रहा है, फिलहाल आपको एक बार क्यूब कर लेना चाहिए, तभी काटने में मजा आएगा। चलो एक बार वैल्यू रख लेते हैं, उसके बाद काट लेंगे, ये तो समझने के लिए हो गया। तो ये 11 गुणा में 10 गुणा में 5 मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। इधर हो जाएगा हमारे पास 4/3 पाई के बदले में मान रख लेते हैं यहाँ पर 22/7, ठीक है। और ऊपर हम 5 का क्यूब करके लिख देते हैं 125, और नीचे 2 का क्यूब 8, और ये हो जाएगा 1000 और इंटू में n। काट लो अब जो कटने लायक है। देखो यहाँ से 11 से ये 2 बार में कटता नजर आ रहा है, ठीक है। और ये 2 से ये 10 कट जाएगा, 2×5 = 10। अभी ये कटने के बाद आप देखो ये 5 और ये 5, 2 बार 5 है तो इस 125 को हम 5 बार में काट देते हैं। 5×5 = 25, 125 कट जाएगा। और कुछ कटने लायक दिख रहा है, ये 4 से ये 8 कटेगा, अभी 4 दूना 8, और ये 5 से एक जीरो हम काट देते हैं, 5 दूना 10। तो ओवरऑल n की जो वैल्यू आ गई वो इन जीरो को अगर छोड़ दें, लास्ट में 2 जीरो आना है ये तो पता है, इन जीरो को छोड़ दें अगर, तो बाकी हम डिजिट को गुना करते हैं। 3 × 7 = 21, दूना 42, दूना 84, यानी कि 84 पर 2 जीरो आएगा, 8400 अपना आंसर होगा, ठीक है। आप गुना करके चेक कर लेना, 8400, यानी कि ऑप्शन सी जो है ये सही उत्तर है। यहाँ पर ये मत समझिएगा कि पीला किया गया है ऑप्शन ए को तो यही सही है, ऐसे कई सारे गलत ऑप्शंस मिले हैं अगर आपने ज्योमेट्री की मेरे वीडियो देखे होंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए गलत है, डेफिनेटली ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगले सवाल में आपको क्या दिया गया है कि एक धातु के आयताकार ब्लॉक का माप जो है वो 21 सेंटीमीटर, 77 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। उस ब्लॉक को पिघलाकर एक गोला बनाया गया, तो गोले की त्रिज्या क्या होगी। मैंने आपको अभी बताया था कि पिघलाकर जब भी दूसरा चीज़ बनाएंगे तो वॉल्यूम यानी कि आयतन बराबर होगा। आयतन लिख लो, आयताकार ब्लॉक का सीधा मतलब क्या चीज़ है, घनाभ यानी कि क्यूबाइड। तो क्यूबाइड यानी कि घनाभ का जो आयतन होता है वो लंबाई गुना चौड़ाई, मैंने अभी बताया था, गुना में ऊंचाई। तो 21 गुना में 77 और गुना में कितना हो जाएगा 24, और ये बराबर किसके होगा, गोले की त्रिज्या यानी कि गोला बनाया गया है पिघला के, तो गोले के आयतन के बराबर यानी कि 4/3 पाई आर के क्यूब के बराबर होगा। अब बस इसको कटाना है और कुछ नहीं। तो आपको पता है कि हम यहाँ पर क्या कर सकते, 1 मिनट, ये आर का क्यूब है, यहाँ पे आप मान रख भी सकते हैं, डायरेक्ट काट भी सकते हैं। ये 4 से 6 बार में कट जाना है, और कुछ कटने लायक तो नहीं है। इस पाई को हटा के मैं यहाँ पे 22/7 लिख देता हूँ, ठीक है। अभी अगर हम कटाते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 7 से 11 बार में, और ये 2 से 11 बार में कट जाएगा। और कुछ कटने लायक है, 2 से 2 3 6 भी कट जाएगा। तो ओवरऑल आर क्यूब बराबर कितना आ गया, देखो एक तो 21 है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे फिर 7 × 21 एक और है गुणा में, और एक नीचे भी 7 × 21 है, यानी कि 3 बार 21 बच रहा है। तो आर का मतलब कितना हो गया 21। आर का क्यूब अगर 21 3 बार आ रहा है तो केवल आर कितना हो गया 21, और यही अपना आंसर होगा। आप चेक कर सकते हैं इसको और डिटेल में सॉल्व करके, लेकिन डिटेल में ज़्यादा मत जाइए, आप जितना फास्ट कैलकुलेट करेंगे आपके लिए बेहतर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखें भाई, अब इस सवाल में क्या दिया है आपको कि 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन है 1232 सेंटीमीटर क्यूब, और आपको उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का वैल्यू बताना है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब हुआ
कर्व्ड सरफेस एरिया, और शंकु में यानी कि कोण में ये कितना होता है, पाई आर एल के बराबर होता है। अब देखो सीधा मतलब है हमें आर और एल की वैल्यू चाहिए तभी हम आंसर निकाल पाएंगे। अब एक बात समझो, हमें सवाल में दिया है 24। बहुत ध्यान से बात समझना जो मैं बता रहा हूँ अभी। सवाल हालांकि आसान है लेकिन मैं जो बताने जा रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बोला कि यहाँ पर वॉल्यूम परफेक्ट है। परफेक्ट का मतलब पूर्णांक में है, इंटीजर है ये, ठीक है। ये पॉइंट में नहीं है, ना ही बट्टा में है, ना ही ये बिल्कुल पूर्णांक है, यानी कि पूरा पूरा ये संख्या है, एक परफेक्ट नंबर आप कह सकते हैं इसको। इसमें पॉइंट वगैरह कुछ नहीं लगा है, इंटीजर है बिल्कुल। और ये भी इंटीजर है, और जो ऑप्शंस हैं हमारे पास वो भी इंटीजर हैं। ये कब पॉसिबल हो सकता है, ये तभी पॉसिबल होगा जब 24 अगर हाइट है तो 24 वाला कोई ट्रिपलेट लग जाए, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि आर एल और जो हमें एच दिया है 24, ये तीनों मिलकर के ट्रिपलेट बन सकते हैं, क्योंकि इनमें पाइथागोरस लगता है। अगर आर एल और एच में पाइथागोरस लगता है और एक चीज़ हमें पता है तो हम यहाँ पर ट्रिपलेट आजमा सकते हैं, ठीक है। हालांकि एल अगर दिया रहता पहले से और आर एच में हमें ढूंढना रहता तब हम गलती कर देते हैं, क्योंकि आर और एच इंटरचेंज हो सकता है। आपने त्रिकोणमिति में पढ़ा होगा कि लंब और आधार जो होता है पी और बी, ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाते हैं, लेकिन जो उसमें हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस यानी कि कर्ण, वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वही बात है, अगर एल दिया होता तो आर और एच तो इंटरचेंज हो सकते थे, लेकिन अगर एल नहीं दिया है, आर या फिर एच दिया है, तो बाकी हम दो को यहाँ पर पाइथागोरीय ट्रिक से हम देख सकते हैं, ट्रिपलेट से, वहाँ से जो भी दो वैल्यू हमें मिलेगा उसमें से बड़ा वाला एल होगा और छोटा वाला आर होगा। तो जैसे कि अगर एच 24 है तो आपको पता है 7 24 25 का ट्रिपलेट बनता है, तो हम डायरेक्ट ये कह सकते हैं कि 7 24 25 में 7 हो जाएगा आर और 25 हो जाएगा एल। और अगर एल 25 है और हमें पाई आर एल बताना था तो डेफिनेटली आंसर जो होगा वो 25 से कटना होगा, क्योंकि पाई आर एल, पाई और आर के बदले में 7 और एल के बदले में 25 रखेंगे तो 25 से कटने वाला आंसर आएगा। 25 से कटने का मतलब है कि लास्ट का दो अंक 25 का गुणनफल होना चाहिए। तो लास्ट का दो अंक ऑप्शन ए में जो है वो 25 से कट जाएगा, बाकी किसी का लास्ट का दो अंक 25 से नहीं कटेगा, ठीक है। सीधी सी बात, आप ऐसे भी देख सकते थे 25 से तभी कटेगा जब लास्ट का डिजिट 5 से कट जाए। 5 से कटने का मतलब 5 या 0 हो, तो एक ही ऑप्शन है जिसमें 0 है, ऑप्शन ए। अब चलो इसको सॉल्व करके भी देख लेते हैं। हालांकि ये बिल्कुल सही है, आप ऐसे कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। अगर समय हो तो आप पूरा पूरा बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अगर हमें पूरा वैल्यू निकालना होता तो हमें शंकु का आयतन दिया है, आयतन का मतलब 1/3, पाई का मतलब 22/7, और आर स्क्वायर तो हमें पता नहीं है, और एच हमें पता है 24, और ये बराबर किसके है, 1232 के। अब यहाँ से हम ये कह सकते हैं दोस्त कि अगर कटाने चलें तो ये 11 से काट लेते हैं पहले, क्योंकि 11 से तो कटना ही पड़ेगा इसको। ये 2 से 11 बार में कट जाएगा, और ये 11 से काटेंगे तो 11 एक बार में, यानी कि 2 और 3, तो 11 एक बार में, तो एक ही ना आएगा, 1 3, तो 11 फिर से एक बार में, और 11 दूना 22 ये कट जाएगा, ठीक है। अभी ये 24 से कटता नज़र आ रहा है। चलो 24 से कटे ना कटे, बाकी जिस चीज़ से कट रहा है हम काट लेते हैं। ये कट जाएगा 8 से, जहाँ तक मुझे लग रहा है 8 एक बार में, फिर 8 चौके 32, 8 से ये 14 बार में कट गया, और ये 3 से कट गया 8 बार में। अभी इस 3 से ये 3 कट जाएगा, और ये 2 से ये 7 बार में कट जाएगा, तो आर स्क्वायर हमारा 7 गुना 7 आ गया, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि आर कितना आ गया, 7 आ गया, ठीक है। अब आर अगर 7 आ गया और आपके पास हाइट 24 है, तो 7 24 और एक 25 बनेगा। आपको पता है एल 25 बन जाएगा, क्योंकि 7 24 25 दिख रहा है। जब एक 7 हो गया, एक 24 हो गया, तो तीसरा 25 ही होगा ट्रिपलेट से। और अगर ये 25 हो गया तो पाई आर एल निकालना है, जो कि 25 का गुणज होगा, और 25 का गुणज आंसर अपना आ जाएगा, ठीक है। इसे भी आप और आसानी से कर सकते थे चाहते तो, जैसे कि मान लो आप ऐसे लिख सकते थे इसको कि 1/3 पाई आर स्क्वायर का वैल्यू हम नहीं पुट करते, पाई आर स्क्वायर ही लिख देते और एच के बदले में 24 लिख देते हैं। अब ये हम 1232 कटा लेते और ये सब काट के आपके पास 154 आता। फिर आप कहते हैं कि पाई आर स्क्वायर अगर 154 है तो आर कितना होगा, 7 होगा। बाकी आप सॉल्व कर सकते हैं आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर से वीडियो को लाइक कर दें, और हमारे यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स को सब्सक्राइब कर लें जल्दी से। अभी देखिए अगले सवाल में आपको दे दिया कि एक वृत्ताकार पहिए का जो व्यास है वो 7 मीटर है, और उसे 22 किलोमीटर तक चलने में कुल कितना चक्कर लगाना होगा, कितना चक्कर काटना होगा, ठीक है। आपको नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस बताने हैं। देखिए सबसे पहली बात कि जब कोई भी चक्का जो पहिया होता है, ठीक है, या सर्कुलर व्हील आप बोल लो, वो एक चक्कर चलता है तो किसके बराबर दूरी तय करता है, 2 पाई आर के, यानी कि अपने सरकमफ्रेंस के बराबर, परिधि के बराबर वो दूरी चलता है एक चक्कर में, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम मान लें कि चलो एक चक्कर चला हुआ, तो आप बोलेंगे कि एक चक्कर में अगर 2 पाई आर चलता है
तो एक्स चक्कर में इतना इंटू में एक्स चलेगा, ठीक है। ये टोटल डिस्टेंस चल दिया वो, और ये डिस्टेंस जो है वो किसके बराबर है, 22 किलोमीटर के बराबर है। तो हमने यहाँ पर 22 लिख दिया, लेकिन ये किलोमीटर में है तो मीटर में हम 1000 से गुना कर देंगे, क्योंकि जो व्यास है वो मीटर में है, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 2πr आपको पता है कि परिधि कितना होता है, 44 होता है, 44 कब होता है, जब रेडियस 7 हो। रेडियस 7 हो तो परिधि 44 होता है, लेकिन रेडियस यहाँ पर 7 का आधा है, तो जो परिधि होगा वो भी 44 का आधा होगा, यानी कि 22 होगा। 7 का आधा क्यों, क्योंकि 7 तो व्यास है हमारे पास, डायमीटर अगर 7 है तो रेडियस जो होगा, त्रिज्या होगा, वो 7 का आधा होगा, इसीलिए जो परिधि होगा सरकमफ्रेंस वो भी 44 का आधा होगा, 22। तो 2πr के बदले में हमने 22 अगर रख दिया तो ये 22 से 22 कट जाएगा, और x का मान कितना आ जाएगा अपने पास, 1000 आ जाएगा, और यही 1000 अपना आंसर है, यानी कि 1000 बार इसको घूमना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 31 नंबर पे आ जाते हैं। देखिए ये काफ़ी आसान सवाल है, परसेंटेज लगाना है आपको कि एक घन का अगर किनारा 50% बढ़ा दिया जाए तो उस घन में कितने प्रतिशत की, उसके जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। आपको पता है कि घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 6l² होता है। 6 तो आपका अचर पद हो गया, यानी कि कांस्टेंट पार्ट हो गया। l² का मतलब एक बार साइड बढ़ाया गया है 50%, यहाँ पर स्क्वायर है, यानी कि 50% 2 बार बढ़ेगा। 50% 2 बार बढ़ने का मतलब कितना हो गया, आप सक्सेसिव लगा लो, 50 और प्लस में 50 और प्लस में 50 का स्क्वायर, यानी कि 2500 और बटा में 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, और ये 50 दूना 100 और 25 125% आएगा। आप सीधा परसेंटेज भी देख सकते थे, ठीक है। आसान सवाल है तो इसको 2-3 तरीकों से करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्त, अगले सवाल में आपको दिया गया है कि 8 मीटर लंबे और 6 मीटर चौड़े एक कमरे के फर्श को ढकने के लिए 4 डेसीमीटर लंबाई वाली कुल कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी। सीधी सी बात है, पहले देखिए टाइल का यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है कि ये स्क्वायर टाइल्स हैं, हिंदी में लिखना चाहिए था हालांकि। स्क्वायर टाइल का मतलब एक टाइल जो है वो किस आकृति का है, स्क्वायर के फॉर्म में है, वर्ग की आकृति का है। तो आपको ऐसे कंडीशन में एरिया दोनों बराबर करना पड़ेगा, ये बात पता है। तो हम सरफेस एरिया अगर बराबर करेंगे, जैसे मान लो ये एक फर्श है, इसको ढकना है स्क्वायर टाइल्स से, तो जो टोटल टाइल्स जितने भी होंगे उनका जो एरिया होगा और इस पूरे फर्श का जो एरिया होगा ये बराबर होगा, ये बात आपको पता होगा। जब भी टाइलों से हम फर्श को ढकते हैं तो दोनों का एरिया सेम होगा। तो अगर हम पूरे फर्श का एरिया लिखें तो आप लिखेंगे कि वो आयताकार है तो लंबाई गुना में चौड़ाई, यानी कि 8 गुना में 6 होगा एरिया। और वर्गाकार टाइल का, एक टाइल का एरिया कितना होगा, तो वर्ग में भुजा का स्क्वायर होता है, भुजा है 4 है, लेकिन ये डेसीमीटर में है तो मीटर में आने के लिए 10 से भाग करते हैं, मैंने बताया था आपको पिछले सवाल में। तो इतना का स्क्वायर जो हुआ, साइड का स्क्वायर, ये हो गया वर्ग का क्षेत्रफल। लेकिन ये एक टाइल का एरिया है, ऐसे मान लेते हैं कि n टाइल लगे होंगे तो n से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, जिसका मान हमें निकालना है। अब ये आपको पता है कि 8 से ये कट जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 आएगा तो 2 बार में, ठीक है। और 2 से ये कट जाएगा 3 बार में, तो आंसर कितना आना है, n बराबर 3, और गुना में ये 10 का स्क्वायर यानी कि 100, तो कितना हो जाएगा दोस्त, 300 हो जाएगा। 300 यानी कि ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे आएंगे जल्दी से। अगले सवाल को देखिए। अगले सवाल में आपको दिया गया है कि यदि दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। सीधी सी बात है, अगर क्षेत्रफल का अनुपात दिया है तो हम रेडियस का रेशियो कैसे लिखते हैं दोस्त, इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे। स्क्वायर रूट निकालिएगा तो 4 का वर्गमूल होगा 2 और 9 का वर्गमूल होगा 3। अब रेडियस का अगर हमें अनुपात पता है तो हम वॉल्यूम का रेशियो कैसे लिखेंगे, क्यूब कर देते हैं, तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8 और 3 का क्यूब हो जाएगा 27, ठीक है। साइड लेंथ अगर आपको पता चल गई, यानी कि ऊंचाई या फिर त्रिज्या पता है, तो एरिया का रेशियो लिखने के लिए हम उसका स्क्वायर करते हैं और वॉल्यूम का रेशियो लिखने के लिए उसका क्यूब करते हैं, तो मैंने क्यूब कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, अगले सवाल में आपको क्या दिया गया है कि एक शंकु की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है, एक छोटा शंकु तल के समांतर शीर्ष पर काटा जाता है, ठीक है। यदि इसका आयतन जो है वो दिए हुए शंकु के आयतन का 1/27 है, तो आपको बताना है कि तल से कितनी ऊंचाई पर उसको खंड किया जाएगा, यानी कि काटा गया है। चलिए कोई बात नहीं है, आप डायग्राम से इस बात को समझिए। आपको ये बोला गया कि एक ऐसा कोण है, यानी कि शंकु है। अब इसमें दिया गया आपको कि इसको तल के समांतर यहाँ से लेट से काट दिया गया ऐसे। अगर यहाँ से काट दिया गया तो काटने के बाद ये जो नया शंकु छोटा वाला बना है, इसका वॉल्यूम मान लेते हैं V1 है। ये कितना है, पूरे वाले का 1/27 पार्ट। पूरे वाले का 1/27 पार्ट का मतलब पूरे का वॉल्यूम अगर V है और ये 27 है अगर वॉल्यूम, तो V1 कितना है, 1 है, ठीक है। इसका सीधा मतलब यही है, पूरे का अगर वॉल्यूम 27 है तो केवल V1 की, यानी कि केवल ऊपरी भाग का जो वॉल्यूम होगा वो 1 होगा। अब देखो, अगर वॉल्यूम का रेशियो हमें पता है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आयतन का मतलब वॉल्यूम का रेशियो कितना है, बड़े वाले का 27 है तो छोटे वाले का 1 है। वॉल्यूम का अगर रेशियो पता है तो हम हाइट का कैसे लिखेंगे,
आपको पता है कि हाइट पता रहता तो हम वॉल्यूम कैसे लिखते, क्यूब कर देते। अभी मैंने पिछले सवाल में आपको बोला था कि रेडियस या हाइट पता हो तो वॉल्यूम का रेशियो लिखने के लिए क्यूब करते हैं, और एरिया का यानी कि क्षेत्रफल का अनुपात लिखने के लिए हम स्क्वायर करते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेटली ये क्यूब किया गया है हाइट के रेशियो का, तो हम हाइट कैसे निकाल सकते हैं, इनका क्यूब रूट निकालना पड़ेगा, यानी कि घनमूल निकालना पड़ेगा। 27 का घनमूल 3 होता है और 3 का घनमूल 1 होता है, यानी कि क्यूब रूट जो होता है वो 1 होता है। अब इसका मतलब हाइट का रेशियो 3 और 1 होगा। हाइट का रेशियो 3 और 1 होने का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि पूरे का हाइट अगर 3 है तो केवल इस छोटे वाले का हाइट कितना है, 1 है। और हमें ये बताना था कि ज़मीन से कितनी ऊंचाई पर, आधार से कितनी ऊंचाई पर काटा गया है। अब देखो, अगर हाइट पूरा 3 है और केवल ऊपर वाले का हाइट 1 है, यानी कि नीचे वाले का हाइट कितना होगा, ये 2 होगा, जिसकी वैल्यू हमें बतानी है कि कितनी ऊंचाई पर काटा गया है। तो जहाँ से काटा गया है उसकी हाइट 2 आ गई और 2 यूनिट का वैल्यू हमें बताना है। तो पहला बात कि हमें टोटल का हाइट पता है 30, और टोटल का हाइट रेशियो में 3 है। 3 का वैल्यू अगर 30 दिया है यानी कि 10 गुना है, तो 2 की वैल्यू भी 10 गुना हो जाएगी और कितनी होगी, ये 20 होगी, और 20 अपना आंसर है, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा है कि बात समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो जरूर से लाइक और कमेंट कर दीजिए। देखें भाई, अगले सवाल में आपको दिया गया है कि यदि एक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरिया जो है वो 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। आसान सा सवाल है, ठीक है। अब रह गया कि आप कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कैलकुलेशन कैसे आप इजी बना करके और जल्दी सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल तो आसान ही है। सवाल आपको बस इतना करना है कि गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल गोले का कितना होता है, 4πr²। तो 4πr² को बराबर रखना है किसके, 346.5 के, और यहाँ से r की वैल्यू आपको निकाल देनी है। बस इतना सा ही काम है, और इसको आप इजीली कर पाएंगे कि ये 4 हो गया, ये 22/7 हो जाएगा, और r का स्क्वायर बराबर आप 346.5 करके और इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो r का मान आ जाएगा। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ दोस्त कि ये 7 जो है ये जब इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या r की वैल्यू 7 का मल्टीपल नहीं आएगा, यानी कि 7 से कटने वाला नहीं आएगा, 7 का गुना आंसर होगा कि नहीं होगा, ये बात बताओ आप। यहाँ पर 22/7, 7 नीचे है, ये 7 ऊपर जा रहा है। अभी आपको पता है कि इधर इसमें तो कहीं 7 है नहीं, यानी कि ये 7 तो कटना नहीं है, ये 7 जा रहा है राइट साइड में। अगर राइट साइड में 7 जा रहा है तो आर की जो वैल्यू आएगी वो 100% 7 से कटने वाला होगा। अब आप बोलेंगे कि 7 से कटने वाला 7 भी है और सी वाला ऑप्शन भी है, बाकी ये दोनों 7 से नहीं कट रहा है। लेकिन एक बात और समझो आप, यहाँ पर जो सरफेस एरिया है ये परफेक्ट नहीं है, ये पॉइंट में है, यानी कि ये इंटीजर नहीं है। पॉइंट में होने का मतलब कि खुद 7 आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि खुद 7 आंसर रहता तो सरफेस एरिया 154 का गुना जा जाता, क्योंकि πr² 154 हो जाता 7 होने की कंडीशन में, और फिर ये 154 हो जाता तो 154 का 4 गुना आपका आता 616 आ जाता। लेकिन आपको पता है कि ये पॉइंट में है, पॉइंट में होने का मतलब कि रेडियस भी पॉइंट में आ जाएगा, रेडियस भी परफेक्टली 7 नहीं होगा, 7 का मल्टीपल होगा, ठीक है। अब 7 अगर नहीं है और 7 का मल्टीपल है तो ऑप्शन सी ही होगा, क्योंकि 7 तो होना नहीं है, बाकी कोई 7 का मल्टीपल है नहीं। अब चाहें आप तो इसको पूरा गुना भाग भी कर सकते हैं। अब देखिए, इतना लिखने की जरूरत थी नहीं, मैं शुरू से ही केवल 7 का मल्टीपल ढूंढता, इसको लिखता नहीं। ये लिखा मैं केवल आपको समझाने के लिए कि क्यों मैं 7 का मल्टीपल ढूंढ रहा हूँ, और आशा है कि ये बात आप समझ गए होंगे। समझ गए होंगे तो जरूर से कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये तरीका। आगे बढ़ते हैं। देखें भाई, अगले सवाल में आपको दिया गया है कि एक ऐसे लंब पिरामिड की ऊंचाई ज्ञात करनी है, हाइट निकालनी है, जिसका तल का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ बेस का क्षेत्रफल एरिया कितना है, 30 मीटर स्क्वायर है, और आयतन जो है, वॉल्यूम जो है वो 500 मीटर क्यूब है, ठीक है। तो इजीली हम आयतन का फॉर्मूला केवल लगा देंगे। पिरामिड का आयतन आपको मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है कितना होता है, 1/3। और कैसे याद रखते हैं आयतन के फॉर्मूला को, फिर वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के फॉर्मूला को पिरामिड के कंडीशन में और प्रिज्म के कंडीशन में कैसे याद रख सकते हैं, ये सारा बात मैंने पहली वीडियो में बताया है, आप जरूर देखिएगा, उसके बाद आप कभी नहीं भूल पाओगे उसको, ठीक है। चलिए मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट फॉर्मूला, 1/3 और बेस का एरिया होता है और इंटू में क्या होता है, हाइट, ये किसके बराबर होता है, वॉल्यूम के बराबर होता है। तो मैं वैल्यू अगर रख दूं तो 1/3 हो जाएगा। बेस का एरिया हमें सवाल में 30 दे रखा है यहाँ पर, कि बेस का जो एरिया है वो कितना है, 30 है, और हाइट हमें तो फाइंड आउट ही करना है। वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम कितना था, 500 था। अब देखो, ये 3 से 3 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो एच की वैल्यू कितनी रह गई, 50 रह गई, और यही अपना आंसर है, ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्त, अगले सवाल में आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे आपको बोला गया है कि एक प्रिज्म का तल जो है वो एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है तल, यानी कि सरफेस, या फिर बेस आप समझ लो, सॉरी सरफेस नहीं कहेंगे, बेस कहेंगे, ठीक है। प्रिज्म का जो बेस है वो एक समकोण त्रिभुज है, जिसकी दो भुजाएं आपको 5 और 12 दे रखी हैं। अब 5 12 से आप समझ गए होंगे कि ये बेस और हाइट है समकोण त्रिभुज में, क्योंकि ऐसे में हाइपोटेनस जो होता है, कर्ण होता है, वो 13 होता है, 5 12 13 के कंडीशन में। तो 5 12 बेस और
हाइट है, यानी कि आधार और ऊंचाई है। अब कह रहा है कि प्रिज्म की जो टोटल हाइट है वो है 10 सेंटीमीटर, तो प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। अब प्रिज्म का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे याद रखेंगे, ये भी बात मैंने पहली वीडियो में बताया है, ये मैंने पिछली क्वेश्चन में ही ये चर्चा कर दिया है। तो अभी मैं डायरेक्ट फॉर्मूले पे आता हूँ। जो प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया होगा, यानी कि कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, TSA जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, टोटल सरफेस एरिया, ये कितना होता है 2 इंटू में बेस का एरिया, क्योंकि प्रिज्म में नीचे और ऊपर सेम बेस होता है, तो 2 इंटू में बेस एरिया और प्लस में होता है उसका सरफेस एरिया। सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और प्रिज्म का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, आधार की परिधि, देखो आधार की परिधि और इंटू में होता है हाइट, ये ध्यान रखना, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, ये अगर प्रिज्म है, मान लो बेलन है, तो इसमें आपको पता है कि टोटल सरफेस एरिया टॉप और बेस का एरिया यानी कि 2 इंटू में बेस का एरिया यानी कि 2πr² होता है, और प्लस में आधार की परिधि गुना में h, आधार की परिधि 2πr और इंटू में h, यही होता है इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, होता है ना। तो इसी आधार पर मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया, और इसको और डिटेल में जानने के लिए आप पिछली वीडियो को देख लीजिए। तो अब यहाँ पर अगर मैं वैल्यू पुट करने जाऊँ तो आप सीधा बोलेंगे कि 2 इंटू में बेस का एरिया, बेस क्या है, बेस एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज होता है 1/2 और इंटू में बेस इंटू में हाइट, तो उसका बेस है 5 और हाइट कितना है 12 है, और प्लस में आधार की परिधि, आधार की परिधि का मतलब भुजाओं का योग, और आधार एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज की भुजाओं का योग कितना होगा, पहला भुजा 5 है, दूसरा भुजा है 12, तो 5 और 12 हो जाएगा 17, और तीसरा भुजा कितना हो जाएगा 13, 5 12 13, आपको ट्रिपलेट पता होगा, तो अगर 17 में 13 आप जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 30, यानी कि आधार की परिधि हो गई 30 और इंटू में हाइट है 10, ठीक है। अब इसको कटा लो आप, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 12 25 60, और प्लस का ये 300 कितना आ जाएगा 360 आएगा, और 360 अपना आंसर है, ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्त, अगले सवाल में आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे आपको बोला गया है कि एक लंब प्रिज्म का जो तल है यानी कि बेस है वो समभुजीय त्रिभुज है, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। समभुजीय त्रिभुज का मतलब हुआ समबाहु त्रिभुज है प्रिज्म का तल, और उसका पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल और आयतन 120 सेंटीमीटर स्क्वायर और 40√3 सेंटीमीटर क्यूब है, तो प्रिज्म के तल की भुजा की लंबाई क्या होगी। आपको पता है, इसमें चित्र की हालांकि कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे सवालों में आप डायरेक्ट समझ लो कि प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ, कर्व्ड सरफेस एरिया, यहाँ पे ये बात चल जाएगी, ठीक है। हर एक जगह हालांकि ये पिरामिड में बराबर नहीं होता है, प्रिज्म में हम ये बात कह सकते हैं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है, आधार की परिधि और गुना में ऊंचाई, ये होता है फॉर्मूला बेस का पेरीमीटर, ठीक है, और इंटू में हाइट होता है, ये होता है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया या LSA। तो ये मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट, आधार की परिधि कितनी होगी, देखो अगर समबाहु त्रिभुज है तो आधार की परिधि हो जाएगी 3 इंटू में A, ठीक है, 3 गुना में भुजा, यही तो होता है समबाहु त्रिभुज की परिधि, और इंटू में हाइट हम रखेंगे h, और ये किसके बराबर आ जाएगा, पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्र के, यानी कि 120 के बराबर आ जाएगा। यहाँ से आप 3 से काटते हैं तो A इंटू एच कितना आ जाएगा अपने पास 40 आ जाएगा, 40 या 120। अब अगर बात करते हैं आयतन का, तो प्रिज्म का आयतन, बेलन का आयतन कितना होता है πr²h, πr² का मतलब आधार का क्षेत्रफल और गुना में ऊंचाई लिखना है आपको। तो प्रिज्म का जो आयतन होता है वो आधार का क्षेत्रफल गुना में ऊंचाई होता है, ठीक है। तो आधार का क्षेत्रफल कितना होगा, देखो आयतन की अगर वॉल्यूम की बात करें जो 40√3 दिया हुआ है, तो आधार का क्षेत्रफल, आधार एक समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा √3/4, और इंटू में साइड अगर हमने A माना है तो A का स्क्वायर, ठीक है। आधार का क्षेत्रफल और इंटू में ऊंचाई, यही होता है आयतन, और आयतन कितना दिया हुआ है 40√3। यहाँ से देखो √3 से √3 कट गया, ठीक है। अभी आप चाहो तो 2 तरीके से यहाँ से काम कर सकते हैं, एक तो आप चाहो तो A² इंटू में h/4, और इस 40 के बदले में आप AH रख लो, क्योंकि 40 के बराबर AH है, तो यहाँ पे अगर AH मैं रखता हूँ तो H से H कट जाएगा, एक A से A स्क्वायर कट जाएगा, और A के बाद कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और 4 सेंटीमीटर अपना आंसर है। या फिर आप डायरेक्ट AH की वैल्यू रख लो 40, तो भी 40 से 40 कट जाएगा, और अपने पास A की वैल्यू 4 आ जाएगा। आसान सवाल था, फॉर्मूला आपको थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखें भाई, अगले सवाल में आपको क्या दिया गया है, एक सम चतुर्भुज का परिमाप जो है यानी कि पेरीमीटर जो है वो 2p यूनिट है, उसके विकर्णों की लंबाई का जो योग है वो है m यूनिट। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है, चलो कोई बात नहीं, क्षेत्रफल निकालना है। देखो एक काम तो आप कह सकते हैं कि इसमें से p और m को हटा के इसके बदले में कुछ आप संख्या मान लीजिए, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू मान के, और फिर आप एक बार एरिया निकालिए और फिर सब में मान रखिए MP का, और फिर चेक कीजिए कि कहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है, वो आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन उतना में टाइम लग सकता है, इसलिए मैं डायरेक्ट पूरा सॉल्व ही कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए सॉल्व करने में भी कोई बड़ी बात नहीं है, आपको लंबाई का योग दिया हुआ है, यानी कि विकर्ण में पहला अगर D1 मान के चलूँ और दूसरा D2, तो इनका योग कितना दिया हुआ है m,
दूसरा बात कि हमें परिमाप पता है कितना है, 2p है। परिमाप कितना होता है समचतुर्भुज में, देखो समचतुर्भुज में हर एक साइड बराबर होता है। अगर हर एक साइड बराबर है, मान लो हमने ये मान लिया कि ये है d1 और ये है d2, ठीक है। हालांकि ये आधा आधा होगा, ये d2 और d1 नहीं लिखना चाहिए, हमें d1/2 लिखना चाहिए। तो ये d1/2 है और इसको मैं लिख देता हूँ d2/2, और साइड को मैं मान लेता हूँ a। अब एक बात बताओ कि अगर साइड a हुआ, आप ध्यान से जरा समझना, साइड ए हुआ तो परिमाप कितना होगा इसका, 4a होगा, क्योंकि हर एक साइड बराबर होता है। और परिमाप है कितना, 2p के बराबर है। यहाँ से हम a को कह सकते हैं कि ये p/2 के बराबर है। a हो गया p/2। अब यहाँ से आप a स्क्वायर भी निकाल सकते हैं, क्योंकि समचतुर्भुज के विकर्ण 90 डिग्री पे काटते हैं। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। अगर पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि a का स्क्वायर किसके बराबर होगा, d1/2 का स्क्वायर, यानी कि एक्चुअली में ये d1²/4 हो गया, और प्लस में d2/2 का स्क्वायर, यानी कि d2²/4 हो गया। यहाँ से हम 4 को इधर ला दें तो 4a² किसके बराबर हो जाएगा, d1² और प्लस में d2²। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, d1² प्लस d2² बराबर कितना हो गया, 4a²। हालांकि कुछ लोग ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी के थ्रू पर भी याद रख सकते हैं, आप डायरेक्ट फार्मूला भी याद रख सकते हैं, या फिर मैंने बता भी दिया आपको कि कैसे d1² प्लस d2² 4a² आता है, ठीक है। तो d1² प्लस d2² 4a² आ गया, इसको आप डायरेक्ट भी याद रख सकते थे। देखो a की जगह पर आप चाहो तो मान भी रख दो, a कितना था, p/2 था, तो मैं ये 4 छोड़ देता हूँ, a² के बदले मैं p²/2 का स्क्वायर 4 अगर लिखूँ तो ये कट जाएगा, और हमारे पास d1² प्लस d2² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, p² आ जाएगी, ठीक है। तो d1² प्लस d2² की वैल्यू आ चुकी है p²। अब इस बात को हम आगे सॉल्व करते हैं। देखो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इसका हम होल स्क्वायर निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें बताना है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, यानी कि 1/2 और d1 d2 निकालना है, यही निकालना है। इसके लिए हमें होल स्क्वायर करना पड़ेगा ताकि इस यहाँ पे d1 d2 प्राप्त हो सके। होल स्क्वायर हम इसका करते हैं अगर, तो कितना मिलेगा हमें, a का स्क्वायर यानी कि d1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर d2 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2d1 d2 मिलेगा, और बराबर में m का स्क्वायर मिलेगा। अभी आपको पता है कि d1² प्लस d2² p² के बराबर है, तो हम इसके बदले में अगर p² रख देते हैं और प्लस का ये हमारे पास, अच्छा चलो प्लस का 2d1 d2 बचेगा और बराबर का m²। तो यहाँ से मैं ये बात लिख सकता हूँ कि 2 और इंटू में, बहुत ध्यान से बात समझिएगा, d1 d2 बराबर m² माइनस में p²। ये बात हम लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे p² था हमारे पास, वो दूसरी तरफ जाके माइनस में बन जाएगा, और हमें 1/2 d1 d2 बताना था। 1/2 d1 d2 इसको कैसे बना सकते हैं, तो आप बोलेंगे कि इस 2 को पहले इधर ला दीजिए तो ये बटा 2 हो जाएगा, और एक बार और 2 से डिवाइड कर दीजिए, या फिर आप डायरेक्ट ये कह सकते हैं कि 4 से डिवाइड कर दीजिए तो ये 2 से कट के और 1/2 d1 d2 बन जाएगा। तो इसको भी हमें 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि m² माइनस p²/4, ऑप्शन सी जो है ये सही उत्तर है। 1/4 m² माइनस p², यहाँ पर बीच में माइनस है, दिख नहीं रहा है लेकिन माइनस है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आंसर जो आएगा वो 1/4 और इंटू में m का स्क्वायर और माइनस में p का स्क्वायर, इतना स्क्वायर यूनिट आएगा, ये अपना आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्त, अगले सवाल में आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे आपको बोला गया है कि 4 सेंटीमीटर व्यास वाले एक लेड के गोले को, यानी कि शीशे के गोले को स्वर्ण से कवर किया गया, यानी कि गोल्ड से, सोने से कवर कर दिया गया ऊपर से। यदि स्वर्ण का और लेड का आयतन बराबर है तो आपको बताना है कि स्वर्ण की मोटाई कितनी होगी। देखिए सीधी सी बात है, अगर मोटाई की बात आ गई तो स्वर्ण का अगर हम आयतन लिखें तो स्वर्ण भी एक गोले के ऊपर, मान लो एक गोले के ऊपर ऐसे सोना को क्या कर दिया गया, चढ़ा दिया गया ऊपर से, तो ये एक तरह से रिंग बन गया। हालांकि रिंग नहीं कहेंगे, क्योंकि 2D फिगर में रिंग बनता, वृत्त होता तब। ये गोला है तो गोले के ऊपर गोला है तो खोखला गोला आप बोल सकते हैं। तो सोने का जो आयतन होगा वो खोखले गोले के आयतन के बराबर होगा, तो वो कितना हो जाएगा दोस्त, 4/3 पाई, और इंटू में बड़ा आर का क्यूब माइनस में हम छोटा आर का क्यूब मान लेते हैं, जहाँ पर छोटा आर जो है वो किसका त्रिज्या है, वो त्रिज्या है लेड का, ठीक है। पहला वाला जो गोला है उसका त्रिज्या है, जिसका वैल्यू हमें पता भी है कि छोटा वाला आर जो है वो सवाल के हिसाब से 2 के बराबर है, क्योंकि 4 तो उसका 82 था। चलो कोई बात नहीं, इसको आगे सॉल्व करेंगे। ये किसके बराबर है, ये उस गोले के, यानी कि गोले का जो लेड है उसके आयतन के बराबर है, और लेड गोलाकार है तो गोले का आयतन वापस हम लिखेंगे 4/3 पाई आर का क्यूब, उसका आर छोटा आर का क्यूब हम लिख देते हैं, उसमें छोटा आर है। अब 4/3 और पाई तो साफ हो गया, बचा अपना बड़ा आर का क्यूब इक्वल टू में ये छोटा आर का क्यूब दूसरी तरफ जाएगा तो 2r का क्यूब बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप चाहें तो देखो ये r का क्यूब और ये 2 हो जाएगा, और छोटा r कितना था, 2 था, क्योंकि उसका 82 4 है। अगर 2 है, ये 2 ही होगा ना, कि कुछ गड़बड़ आ रहा है। चलो कोई बात नहीं है, वैल्यू रखते हैं। अगर ये 2 है मान लो लेट से, तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास,
या इसको ऐसे करते हैं, हम यहीं से आर हटा देते हैं। चलो यहीं से हम क्यूब हटाते हैं। आर बराबर डायरेक्ट अगर हम क्यूब हटाएं तो क्यूब रूट ऑफ हमारे पास बच जाएगा 2 और आर क्यूब। यहाँ से आपको पता है कि 2 का तो क्यूब रूट नहीं निकल सकता, तो ये क्यूब रूट के अंदर ही रह जाएगा और इनटू में इस आर क्यूब से एक आर बाहर आ जाएगा। अब देखो इसका वैल्यू हमें सवाल में दे रखा है 1.259, तो वो हम यहाँ पे रख देते हैं डायरेक्टली। ठीक है, जब सवाल में ये दिया है तो ये हमने ला दिया। अब इसकी जगह पर 1.259 रख दें और ये आर जो है इस आर की जगह पर 2 रखना था, तो 2 अगर रख दें तो ये गुना करके कितना बन जाएगा, 9 दूना 18, 5 दूना 10, 1 11, 12 दूना 24 और 1 25, यानी कि 2.518 बन गया। और हमें सोने की मोटाई बतानी है, तो मोटाई बराबर क्या हो जाएगा, बड़ा आर और माइनस में छोटा आर। बड़ा आर 2 पॉइंट कितना आ गया है, बड़ा आर आ गया है 2.518 और माइनस में छोटा आर तो 2 ही था, घटाने के बाद 0.518 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है। तो आसानी था, आपको समझ में आ गया, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन थी और कुछ नहीं। देखिए भाई अगले सवाल में क्या दिया गया है। यहाँ पर आपको बोला गया है कि एक बड़े ठोस गोले को गलाकर समरूप लंब वृत्ताकार शंकु बनाए जाते हैं जिनकी आधार की त्रिज्या और ऊंचाई जो है वो गोले की त्रिज्या के ही बराबर है। चलिए कोई बात नहीं है। इनमें से एक शंकु को गलाकर छोटा ठोस गोला बनाया जाता है, तो छोटे गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल और बड़े गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या रेशियो है ये आपको बताना है। देखिए केस क्या है ये समझ लो। एक बड़ा गोला है, इसको इसको बनाया गया छोटे छोटे शंकुओं के रूप में। ऐसे कई सारे कोन्स बनाए गए, इनमें से किसी एक कोन को लेकर के एक छोटा सा गोला बना दिया गया। तो आपको इस बड़े वाले गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल और छोटे वाले गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल का रेशियो बताना है। चलिए देखिए क्या कर सकते हैं। पहला तो बड़े वाले गोले का अगर हम आयतन लिखें, ठीक है, क्योंकि जब भी गलाकर दूसरा चीज़ बनाया जाता है तो आयतन ही बराबर होता है। तो बड़े वाले गोले को हम उसके आयतन को वी एल मान लेते हैं। एल का मतलब लार्ज हो गया, ठीक है। इसका आयतन हो जाएगा 4/3 और पाई और बड़ा आर अगर मान लूँ तो ये बड़े आर का क्यूब इतना हो जाएगा। और जो शंकु बनते हैं, शंकु हालांकि शंकु कई सारे होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, हम किसी एक शंकु को उठाते हैं क्योंकि एक ही शंकु को गलाकर छोटा गोला बनाया गया है। तो अगर हम शंकु की बात करेंगे, वी सी लिख देता हूँ, सी मतलब कौन हो गया। तो शंकु का जो वॉल्यूम होगा वो 1/3 और पाई आर स्क्वायर और एच होगा। ये बात आपको पता है। और ये जो वॉल्यूम होगा ये किसके बराबर होगा, अब देखो 1/3 पाई, आपको पता है कि आर और एच दोनों ही बड़े वाले गोले की त्रिज्या के बराबर है। ये सवाल में दिया है कि आधार की त्रिज्या और ऊंचाई गोले की त्रिज्या के बराबर है। तो आधार की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों की जगह पर अगर हम बड़ा आर फिट करेंगे तो ये बड़ा आर का क्यूब बन जाएगा एक ही बार, 1/3 पाई आर क्यूब बन गया, ठीक है। अच्छा देखो, जब इसी को गलाकर और छोटा गोला एक बनाया गया, वी एस अब लिख देता हूँ, स्मॉल के लिए मैंने वी एस ले लिया। छोटा वाला गोला जब इसी को गलाकर बनाया गया है तो इसका आयतन जो होगा, इस कोण का शंकु का जो आयतन होगा वो छोटे वाले गोले के आयतन के बराबर होगा, क्योंकि उसी को गलाकर बनाया गया है। तो मैं छोटे वाले गोले वी एस के आयतन के बराबर रख देता हूँ इस शंकु का आयतन, यानी कि 1/3 और पाई आर का क्यूब। अब ये मत सोचना कि गोला का जो वॉल्यूम होता है वो 4/3 होता है और पाई आर क्यूब होता है, तो 4/3 क्यों नहीं लिखा मैंने बस ये किया कि जब गोला बनाया गया है वो शंकु से बनाया गया है, तो डेफिनेटली शंकु का जो वॉल्यूम होगा वो गोले के आयतन के बराबर ही होगा, तो मैंने वही रख दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ से हमें बताना है कि हमें उनके पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, छोटे वाले और बड़े वाले के। तो पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए हमें चाहिए हाइट या फिर रेडियस का रेशियो, उसके बाद पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए हम स्क्वायर कर देंगे। तो हमें वॉल्यूम का तो रेशियो मिल सकता है ना यहाँ से, ये बात आप समझो। वॉल्यूम भी एस हमारे पास है। देखो वॉल्यूम का अगर हम रेशियो लिखते हैं वॉल्यूम का रेशियो, तो कितना बनेगा, छोटे वाले का है 1/3 और इसका है 4/3 और पाई आर क्यूब तो दोनों में है, यानी कि 1:4 है। वॉल्यूम का अगर रेशियो लिखूं छोटा वाला का और बड़ा वाला का, तो 1:4 का है, बड़ा वाला का 4 है, तो छोटा वाला का 1 है। क्योंकि वॉल्यूम इसका 3 गुना है, आप काट के देख लो, पाई आर क्यूब कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, इसमें 1 बचेगा, उसमें 4 बचेगा। वॉल्यूम का रेशियो अगर 1/4 हो गया तो साइड लेंथ हाइट का या फिर रेडियस का रेशियो कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे इसका क्यूब लेना पड़ेगा हमें। क्यूब लेंगे तो 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा, और 4 का क्यूब हम नहीं लिख सकते हैं, तो इसको हम ऐसे ले लेते हैं 4 का पावर 1/3, या क्यूब रूट भी आप ले सकते हैं, लेकिन ऑप्शन जैसे है मैंने 1/3 पावर ले लिया, ठीक है। अभी आप चाहे तो इसको फर्दर ऐसे भी लिख सकते हैं कि एच जो है ये रेशियो हो गया 1 रेशियो में, इस 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 2 का स्क्वायर लिखने के लिए ये 2/3 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि एच का जो रेशियो हो गया वो 1:2 हो गया। ये अगर हाइट का रेशियो है तो एरिया का रेशियो लिखने के लिए बस हमें इसका स्क्वायर करना है। स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रह जाएगा, लेकिन इसमें स्क्वायर करेंगे तो 2 और पावर भी 2 से गुना हो जाएगा स्क्वायर होते ही, तो 2 दूना 4/3 आएगा, यानी कि ऑप्शन डी जो है
वो अपना सही उत्तर है 1:2 × 4/3। आसान सा सवाल है। मैंने वॉल्यूम का रेशियो लिया, फिर वॉल्यूम के रेशियो से हाइट का रेशियो लिखा और हाइट के रेशियो से मैंने एरिया का रेशियो लिख दिया उसका स्क्वायर करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्त, अगले सवाल में आपको क्या दिया गया है। यहाँ पे आपको बोला गया कि एक भूखंड की दो भुजाएं 32 मीटर और 24 मीटर हैं, ठीक है। उनके बीच का कोण जो है वो पूर्ण समकोण है, यानी कि राइट एंगल है, 90 डिग्री का कोण बनता है उनके बीच। अन्य दो जो भुजाएं हैं उनमें से प्रत्येक भुजा 25 मीटर की है और बाकी के जो तीन कोण हैं वो समकोण नहीं है, तो भूखंड का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में बताना है। चित्र से इस बात को समझ लीजिए आप। दो भुजा आपको दिया गया है जिनके बीच समकोण बनता है, ठीक है, जिसमें से एक भुजा 32 का है और एक है हमारे पास 24, ठीक है। और बाकी के जो दो भुजा है मान लेते हैं ऐसे, वो 25-25 के हैं ये दोनों, ठीक है। अब देखो इसका अगर हमें एरिया बताना है तो ये चूंकि समकोण बीच में दिया है तो एक लाइन हम बीच से ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब ये समकोण है तो जरा ट्रिपलेट चेक करते हैं कि ये ट्रिपलेट तो नहीं बन रहा है। तो आप बोलेंगे कि अगर ये 32 है, ये 24 है, तो 3 4 5 पे अगर हम सेट करना चाहें तो 3 का 8 गुना होता है 24, ठीक है, और 4 का 8 गुना होता है 32, तो 5 का 8 गुना कितना हो जाएगा 40, यानी कि 24, 32 और 40 का ट्रिपलेट बन जाएगा। तो हम यहाँ पे ट्रिपलेट फिट कर देते हैं। देखिए एक अगर हमारे पास 32 था, एक 24 था, तो जो तीसरा साइड आएगा ये वाला, ये कितना आ जाएगा 40। अब अगर हमें एरिया निकालना है तो हम इस त्रिभुज का अलग समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और बाकी इसका अलग निकाल देंगे और जोड़ लेंगे इसको, ठीक है। तो चलिए पहले समकोण त्रिभुज का अगर हम बात करेंगे तो 1/2 इंटू में बेस इंटू हाइट हो जाएगा, तो 1/2 बेस हो गया 32 और हाइट हम मान लेते हैं 24 को, तो ये 2 से कट जाएगा तो 12 दूना 24 और ये कितना आ जाएगा 12 दूना 24 और 12 3 36 और 2 38, 384 आ गया ये। अब अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है तो इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, देखो इसमें दो साइड तो हमारे पास 25-25 है, ठीक है, दो साइड इक्वल है 25 का और 25 का, और ये तीसरा साइड है 40, तो ये सम द्विबाहु त्रिभुज यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। तो हम बीच से यहाँ पर लंब डाल देते हैं और आपको पता है कि ये लंब आधार को बराबर भागों में बांटेगा, यानी कि 40-40 है तो ये आधा 20 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से एक बात आप समझ लो कि अगर ये 25 है, ये 20 है, तो ये 3 4 और 5 पर बैठ जाएगा, क्योंकि 25 5 का 5 गुना है, 20 4 का 5 गुना है, तो ये बीच वाला जो हाइट है ये किसका 5 गुना आ जाएगा, 3 का 5 गुना आ जाएगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा भाई 15 हो जाएगा। हाइट जो है हमारे पास ये बीच वाली ये कितनी हो गई 15 हो गई। अगर हाइट 15 आ गया तो हम इसका भी एरिया लिख सकते हैं 1/2, और बेस टोटल तो 40 था और हाइट हमारे पास 15 आ गया, तो 2 से 20 दूना 40 और 15 दूना 30, यानी कि ये एरिया कितना आ गया 300। और हमें टोटल एरिया बताना था पूरे भूखंड का, तो ये 384 और ये 300 जोड़ेंगे तो 3 3 600 और फिर 84, 684, यानी कि ऑप्शन डी जो है ये सही उत्तर है। तो सवाल आसान था, ये सवाल आपने किया होगा इस तरीके का पहले भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्त, अगले सवाल में आपको क्या दिया है। यहाँ पे बोला गया है कि एक शंक्वाकार कप आइसक्रीम से भरा है, ठीक है। आइसक्रीम अपने खुले शीर्ष पर अर्धगोलाकार आकृति बनाती है। अर्धगोलाकार भाग की ऊंचाई जो है वो 7 है और अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या और शंकु की ऊंचाई दोनों बराबर है, तो आइसक्रीम का आयतन कितना है। चलिए कोई बात नहीं, आप चित्र से इस बात को समझ सकते हैं। कुछ ऐसा कंडीशन है, एक शंकु के जैसा कप है, इसके ऊपर नहीं, इसके भीतर आइसक्रीम भरा हुआ है, लेकिन आइसक्रीम ऊपर ऊपर एक अर्धगोला बनाती है, यानी कि हेमीस्फीयर बनाती है ऐसे। अब आप एक बात समझ लो यहाँ पर, जैसे कि हेमीस्फीयर में आपको हाइट जो है वो कितना दे दिया है 7। अगर हेमीस्फीयर का यानी कि अर्धगोले का हाइट 7 है तो उसकी त्रिज्या भी कितनी होगी 7 ही होगी, क्योंकि अर्धगोले में त्रिज्या और ऊंचाई एक ही बात है, त्रिज्या ऊंचाई सेम होता है, तो दोनों 7-7 हो गया। और अगर त्रिज्या सेम हो गया तो शंकु का ऊंचाई भी कितना हो जाएगा 7, क्योंकि सवाल में बोला गया है कि शंकु की जो ऊंचाई है वो अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर है, तो अर्धगोले की त्रिज्या अगर 7 आ गई तो शंकु की ऊंचाई भी कितनी आ गई हमारे पास 7 आ गई। अब हमें आयतन बताना है, यानी कि शंकु का आयतन और इसका आयतन जोड़ना है। अच्छा देखो, हर एक 7-7 है तो हम ये बात सीधा सीधा कह सकते हैं कि आंसर 11 से कटने वाला होगा, क्योंकि 11 को कटाने वाला कोई नहीं है। तो आप चाहो तो डायरेक्ट 11 से कटने वाले यहाँ पर चेक करोगे तो ये 8 7 15 में से एक जाएगा, तो ये तो नहीं कटाया, ये 8 7 15 ये भी नहीं कटाया, और ये 7 और 8 और एक 9 में 7 जाएगा, 2 ये भी नहीं कटाया। ये आप देखोगे तो 8 7 1 8, ऑप्शन ए कट जा रहा है, तो ऑप्शन ए सही है। अब अगर पूरा बनाना है तो दोनों का वॉल्यूम जोड़ लो आप 1/3, और हम शंकु का आयतन लिखेंगे तो πr² h, πr² तो आपको पता है कि जब r 7 है तो πr² 154 बनेगा, और h भी हमारे पास 7 ही है, और प्लस अर्धगोले का अगर हम लिखेंगे तो 4/3 πr³ लिखेंगे, सॉरी 2/3 लिखेंगे ना, तो ये हो जाएगा 2/3,
और पाई आर क्यूब लिखना है तो एक आर के लिए मैं 7 लिख देता हूँ, बाकी तो पाई आर स्क्वायर ही बचेगा, वो 154 लिख देता हूँ। अब इसको आप सॉल्व कर लेना तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। देखो मैंने केवल 11 से कटने वाला ढूंढ दिया, बाकी आप चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्त, इस सवाल में आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे आपको बोला गया कि एक लंब प्रिज्म का आधार जो है वो त्रिभुजाकार है, यानी कि ट्राइएंगुलर है, जिसकी भुजाएं 13, 20 और 21 सेंटीमीटर हैं। यदि प्रिज्म का आपको हाइट दिया गया है, यानी कि शीर्षलंब दिया गया है 9, तो उसका आयतन कितना होगा। प्रिज्म का आयतन क्या होता है, बेस का एरिया और इंटू में हाइट। तो बेस का एरिया आपको पहले निकालना पड़ेगा। बेस का एरिया हम कैसे लिख सकते हैं, बेस आपको पता है कि जो आधार है वो त्रिभुज के आकार है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको लिखना पड़ेगा। तो प्रिज्म का अगर बेस का एरिया आपको लिखना है तो वो त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। और वो कैसे लिख सकते हैं, अगर तीनों साइड दिया है तो आपको हीरोन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो चलो हम लिख लेते हैं डायरेक्ट, रूट अंडर होता है एस। एस का मतलब भुजाओं को जोड़कर आधा करना है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। अगर इनको हम जोड़ते हैं तो ये कितना बन जाएगा, 13 और 21 तो बनाएगा अपने पास 34 और 20 54, 54 ही बनेगा ना। 54 का आधा कितना हो जाएगा अपने पास 27। तो एस हमारे पास 27 आ गया, तो 27 हमने ले लिया एस। ठीक है, और फिर लिखते हैं हम लोग एस माइनस ए, यानी कि 27 में से 13 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त, 14 आ जाएगा। फिर 27 में से 20 को घटाएंगे तो 7, और 27 में से 21 को घटाएंगे तो 6। अब इनका वैल्यू आप निकाल लीजिए। 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 तियाँ 27। ठीक है, और फिर 14 को हम लिख सकते हैं 7 दूना में 14, एक साथ तो है ही, और 6 को मैं 3 गुना में 2 लिख सकता हूँ। अब यहाँ से आप देखिए बाहर निकाल लीजिए जो बाहर निकलने लायक हैं। यहाँ पे एक 9 है और 3 3 यहाँ पर भी है, यानी कि 2 बार 9 है तो एक 9 तो बाहर आ गया। 7 भी 2 बार है तो एक 7 बाहर आ गया, एक 2 बाहर आ गया, यानी कि 7 दूना 14, 9 126 हो गया। तो बेस का एरिया 126 आ गया। अब वॉल्यूम की अगर बात है तो बेस का एरिया और इंटू में हाइट लिखना है आपको। तो बेस का एरिया 126 है और इंटू में हाइट सवाल में 9 दिया था, तो ये हो गया 9 छक 54 4 और 12 9 108, और फिर 5 113, यानी कि 1134। ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। तो बस फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला बेस्ड सवाल है और कुछ नहीं। देखें भाई अगले सवाल में आपको क्या दिया गया है। यहाँ पे बोला गया है कि 48 मीटर लंबी और 16.5 मीटर चौड़ी तथा 4 मीटर गहरी एक खाई है। उसके कितने भाग को 4 मीटर व्यास और 56 मीटर लंबी बेलनाकार सुरंग की खुदाई से निकले पत्थर और मिट्टी द्वारा भरा जा सकता है। सीधी सी बात है, देखो जब कितने भाग की बात आ गई तो बस आपको बताना ये रह गया कि ये जो मिट्टी और पत्थर निकलेगा बेलनाकार सुरंग से, वो इस गहरी खाई के आयतन का कितना हिस्सा होगा। यानी कि आयतन को डिवाइड करना पड़ेगा, आपको ऊपर लिखना पड़ेगा कि सुरंग का वॉल्यूम, और नीचे आपको लिखना पड़ेगा खाई का वॉल्यूम। ठीक है, दोनों का वॉल्यूम का रेशियो बताना है। एक तरह से आप यही समझ लो कि सुरंग से जो मिट्टी निकलेगा उसका वॉल्यूम इस खाई के वॉल्यूम का कितना हिस्सा है। तो चलो कोई बात नहीं है। सुरंग कैसा है, बेलनाकार है भाई, सुरंग बेलनाकार है, सिलिंड्रिकल है। तो आप बताओ सुरंग का आयतन, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो पाई के बदले में मैं मान लिख देता हूँ 22/7, और आर स्क्वायर, सुरंग में आर कितना है, 4 व्यास है, तो भुजा 2 होगा और 2 का स्क्वायर हो गया 4, और इंटू में एच कितना है, 56 मीटर लंबा है, तो एच के बदले में मैंने 56 ले लिया। और बटे में खाई का अगर आयतन लिखें तो खाई कैसा है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है, यानी कि ये घनाभ की आकृति का है, क्यूबाइड है। ठीक है, क्यूबाइड की आकृति का, तो इसका आयतन हो जाएगा वॉल्यूम लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई LBH। तो हम लिख लेते हैं 48, और इंटू में 16.5, और इंटू में कितना हो जाएगा अपने पास 4। आप कटा लो, ये 7 से 8 बार में कट जाएगा, इस 4 से ये 4 कट जाएगा, बाकी भी कटने लायक है अभी। 8 से ये 6 बार में कटता नज़र आ रहा है, बाकी जो बच गया उसको एक बार लिख के काटते हैं देखो, या इसी में काट देते हैं। इतना हम लोग भी तो मान लो भाई ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इतना लिखने की क्या ज़रूरत है। ये 2 से 11 बार में कटेगा, ये 11 से 1 बार में, और 11 पचे 55, इसमें का पॉइंट हटा के ऊपर 10 भी फिक्स कर देते हैं। तो ये 3 पचे 15 हो गया, ये 2 पचे 10 हो गया, और ये 2 तियाँ 6 हो गया। 2 तियाँ 6, यानी कि ऊपर बचा है हमारे पास 2 और नीचे बचा है 3 तियाँ 9, 2/9 आ गया, यानी कि 2/9 पार्ट होगा। ऑप्शन सी जो है ये सही उत्तर है। ठीक है, ऑप्शन बी पर आप मत जाइए, ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है, 100% सही है, 2/9। चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा है कि आप बात समझ गए होंगे। बस वॉल्यूम का रेशियो निकालना था कि सुरंग से जो मिट्टी और पत्थर निकलेगा उसका आयतन खाई के आयतन का कितना हिस्सा है, और काफ़ी अच्छे तरीके से हमने सॉल्व कर लिया है, काट पीट करके 2/9 आ गया, यानी कि आंसर जो है वो 2/9 पार्ट होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखें दोस्त, अगले सवाल में आपको दिया गया है कि पानी से पूरी तरह भरे हुए पानी के घनाकार टैंक से यदि 64 बाल्टी पानी निकाल दिया जाता है तो 1/3 टैंक पानी से भरा रह जाता है।
यानी कि टैंक का 1/3 भाग 1/3 भाग पानी से भरा रह जाता है। कब? जब 64 बाल्टी पानी हम उसमें से निकाल देते हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है कि टैंक की प्रत्येक भुजा जो है वो 1.2 मीटर की है और सभी बाल्टी अगर समान माप की है तो प्रत्येक बाल्टी का आयतन क्या होगा, ये लीटर में बताना है। ठीक है, आप देखिए क्या बोल रहा है आपको। एक टैंक है, मान लेते हैं ऐसा, इसमें से एक बाल्टी द्वारा, ठीक है मान लेते हैं ऐसी बाल्टी है, बाल्टी द्वारा क्या किया गया, 64 बाल्टी पानी जब निकाल दिया गया तो इसका 1/3 पार्ट रह गया अब भरा हुआ। यानी कि 64 बाल्टी जो पानी था वो इसके 2/3 पार्ट के बराबर होगा। सीधी सी बात है, 2/3 के बराबर हो गया, तभी तो 64 बाल्टी निकाल देने के बाद 1/3 रह गया। 1/3 रहने का मतलब 2/3 निकल चुका है। तो हम सीधी सी बात ये कहेंगे कि एक बाल्टी का अगर आयतन भी है तो ऐसे ऐसे 64 बाल्टी का आयतन अगर हम मिला देंगे तो ये जो टैंक है उसके 2/3 आयतन के बराबर होगा। 2/3 ऑफ टैंक। ये बात आप समझ रहे हैं कि नहीं? क्योंकि टैंक से जब 64 बाल्टी पानी हम निकाल देंगे तो 64 बाल्टियों के वॉल्यूम के बराबर पानी खाली हो जाएगा। लेकिन खाली हो कितना रहा है? 2/3 पार्ट खाली हो रहा है, तभी तो 1/3 टैंक में भरा रह गया। ठीक है, अब इसमें अगर हम वैल्यू पुट कर दें तो हम इस टैंक के बदले में टैंक का आयतन लिख देते हैं। टैंक है घनाकार, तो घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब। भुजा है उसका 1.2, तो 1.2 का हमने क्यूब कर दिया। लेकिन ये है यहाँ पर मीटर में और हमें बताना है लीटर में, तो हम 1000 से गुना करा लेंगे, 100 का क्यूब, सॉरी 100 से गुना करा के। लेकिन इस हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है, ये 100 वगैरह की तो बाद में बात आएगी, क्योंकि हमें डिजिट केवल चेक करना है। 100 से तो केवल इधर उधर होगा। आप चलो लिख भी लो, कोई बात नहीं है, 100 का क्यूब आप लगा भी लो। तो हम इतना तो ये कह सकते हैं कि 12 में 3 3 बार आएगा। ये बात आप समझ रहे हैं कि नहीं? एक 12 में एक बार तो 3 आना ही है, लेकिन 3 बार 12 है क्योंकि पावर 3 है, यहाँ पे क्यूब है, तो 3 बार 3 भी आएगा, जिसमें से एक 3 से एक 3 कटेगा, 2 3 रह जाएगा, यानी कि 3 3 9 का गुना आंसर होगा। और 9 का गुना जो ऑप्शन डी है 9 से कटने वाला, 18 जो है वो 9 से कट जाएगा, तो 18 अपना सही उत्तर है। बाकी आप पूरा सॉल्व करके चेक कर लेना कि 18 आता है कि नहीं आता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए भाई, अगले सवाल में आपको क्या दिया गया है। एक लंब पिरामिड का आधार 10 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है। यदि पिरामिड की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? देखिए सीधी सी बात है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है लंब पिरामिड की। तो इसका फॉर्मूला पहले अगर मैं आपको बताऊं तो आपको पता है कि टोटल सरफेस एरिया जो होता है पिरामिड में, वो होता है बेस का एरिया और प्लस में LSA, या फिर इसको हम बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया, को आप ये भी कह सकते हैं पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल हिंदी में, या फिर इसको क्या बोलते हैं वो, लेटरल एरिया शायद बोलते हैं उसको कुछ। ठीक है, चलिए फिलहाल मैं आपको आंसर बता देता हूँ, इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ, उसके बाद देखते हैं कि क्या बोलते हैं। कभी पता चलेगा, ध्यान आएगा तो बता दूंगा आपको। हालांकि क्या बोलते हैं उससे मतलब नहीं है। देखो, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका तो कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद दोस्त किसको क्या बोलते हैं इससे कोई मतलब नहीं रह जाता है। ठीक है, चलिए सॉल्व करेंगे, इसको वैल्यू पुट करते हैं इसका। देखिए, अब डायग्राम पहले बनाते हैं। डायग्राम में क्या होगा, मैं पूरा पिरामिड नहीं बनाने वाला हूँ, जितना से बात समझ में आ जाए उतना ही बनाने वाला हूँ। बेस आपको दिया है कि जो आधार है वो वर्ग है, तो बेस को मैं एक स्क्वायर बना देता हूँ। देखो मैंने ऐसा बेस बना लिया, एक सेकेंड ऊपर बनाते हैं थोड़ा, ऐसा मैंने बेस बना दिया। अब देखिए इसमें ये कह रहा है कि इसकी जो प्रत्येक साइड है वो 10 की है। चलो प्रत्येक साइड मैंने 10 ले लिया। अब अगर मैं इसका ये मिड पॉइंट मान लूँ तो यहाँ से इसको मिला करके और अगर मैं हाइट दिखाने की कोशिश करूँ तो ये कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, और ये यहाँ पे 90 डिग्री है। अब देखो, अगर ये पूरा 10 है, यहाँ से यहाँ तक 10 है, तो ये आधा भाग है, ये कितना हो जाएगा 5। अब मैं दूसरे कलर से आपको बात समझा देता हूँ। देखो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 5। ठीक है, और इसमें आपको 12 दिया गया है पिरामिड की ऊंचाई, यानी कि ये 12 है। अगर ये 12 है तो स्लांट हाइट कितनी आ जाएगी? 13 आ जाएगी। 5 12 13, तिर्यक ऊंचाई कितनी आ गई? 13 आ गई। 5 12 13 ट्रिपलेट बैठ गया यहाँ पे। अब आगे बढ़ेंगे। देखिए, अब TSA में आपको लिखना है टोटल सरफेस एरिया में, कुल पृष्ठ के क्षेत्रफल में बेस का एरिया। बेस क्या है? यहाँ पर एक वर्ग है। बेस का मतलब आधार। आधार जब वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर, यानी कि 10 का स्क्वायर, ये तो 100 हो गया। प्लस रह गया LSA। LSA का मतलब लेटरल सरफेस एरिया, यानी कि पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, या दूसरा नाम, अच्छा इस चित्र के हिसाब से दूसरा नाम हम यही कह सकते हैं, स्लांट एरिया, शायद इसको बोलते हैं, स्लांट एरिया बोलते हैं। ठीक है, तो इसको स्लांट एरिया भी आप कह सकते हैं। और ये निकालते कैसे हैं? ये निकालते हैं हम यहाँ पर 1/2 और पेरीमीटर ऑफ बेस, यानी कि बेस का परिमाप और इंटू में स्लांट हाइट। ये ध्यान रखना आप, स्लांट हाइट, स्लांट एज नहीं, स्लांट हाइट है, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे मैं लिखूँ, देखो ये P क्या है? पेरीमीटर ऑफ बेस, यानी कि बेस
मतलब हिंदी में हो गया हमारे पास आधार का परिमाप, और स्लांट हाइट का मतलब तिर्यक ऊंचाई, आधार का परिमाप गुना में तिर्यक ऊंचाई। तो ये 100 हो गया, और प्लस में 1/2 आधार का परिमाप, आधार तो एक वर्ग है जिसकी भुजा 10 है, तो वर्ग का भुजा होता है 4 इंटू में साइड, तो 10 चौके 40 हो गया, और इंटू में स्लांट हाइट जो है वो 13 आया हुआ है, तिर्यक ऊंचाई 13 है, तो यहाँ पे 13 लिख देंगे हम। अब ये 2 से कटाएंगे तो 20 दूना 40 और 13 दूना 26 यानी कि 260, और प्लस में ये 100 होगा, तो 260 में अगर 100 जोड़ते हैं तो ये कितना आ जाएगा 360, यानी कि ऑप्शन डी जो है ये सही उत्तर है। आसानी सवाल था, बस फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, जरूर से ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा जो मैंने लिखा है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे आएंगे। देखिए दोस्त, यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, इसमें आपको ये बोला गया कि 6√3 6√3 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक लकड़ी का गोलक है, यानी कि गोला है, उस गोलक से काट कर बनाए जा सकने वाले बाह्यतम संभव, बाह्यतम नहीं होगा, सबसे बड़ा होगा, लार्जेस्ट लिखा हुआ है, तो सबसे बड़ा बाह्यतम ऐसा ही कुछ इसका मतलब होगा, सबसे बड़ा संभव घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 इंटू में साइड का स्क्वायर होता है, तो साइड हमें घन की निकालनी पड़ेगी। आप एक बात समझ लो कि अगर गोले से, मान लो ये गोला है, इसके अंदर से अगर क्यूब काटा जाए, ऐसा गोला है इसके अंदर से क्यूब काटा जाए, मान लीजिए कि मैंने एक क्यूब बना दिया, या पहले क्यूब ही बना लेता हूँ, ठीक है, ये मान लो एक क्यूब हो गया। अब ये जो क्यूब है ये काटा जा रहा है अगर एक गोले के अंदर से, तो ऐसे कंडीशन में गोले का जो व्यास होता है वो इस क्यूब के डायगोनल के बराबर होता है, यानी कि क्यूब मतलब घन का विकर्ण जो होगा, ये ध्यान रखिएगा हमेशा, घन का जो विकर्ण होगा यानी कि डायगोनल, वो गोले के व्यास के बराबर होगा, यानी कि डायामीटर के बराबर होगा। अब देखो अगर घन का विकर्ण हम लिखें तो ये होता है √3 इंटू में साइड, और व्यास गोले का तो पता है, त्रिज्या है उसका 6√3, तो व्यास इसका डबल हो जाएगा, ये √3 है, तो यहाँ पे √3 से √3 कट जाएगा, तो ए का मान कितना आ जाएगा 6 दूना में 12, और हमें बताना है 6L² पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए, तो 6 और 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। इसको अगर आप 6 से गुना करेंगे तो 6 चौके 24, यूनिट डिजिट 4 आएगा, और रूट वगैरह तो आना नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है ये सही उत्तर है, पूरा आप गुना करके देख सकते हैं, 14 छक 84 और 2 86 आ जाएगा, ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे आते हैं। देखिए भाई, इस सवाल में आपको बोला गया कि 8 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या और 2 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन की 6 सेंटीमीटर ऊंचा शंकु बनाने के लिए गलाया जाता है बेलन को, तो शंकु की त्रिज्या क्या होगी। जब एक चीज़ गलाकर दूसरा चीज़ बनाया जाता है तो मैंने बोला था आयतन बराबर कर लेंगे, तो शंकु की त्रिज्या बतानी है तो पहले शंकु का आयतन लिख लेते हैं 1/3 पाई r² और इंटू में h, शंकु का h दिया हुआ है, हाइट 6 है, और इक्वल टू में किसका आयतन भाई, बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन होता है पाई r², तो r 8 है, तो 8 का स्क्वायर 64, और इंटू में h कितना है 2 है। अब काट लो भाई, ये 3 से 3 दूना 6 कट जाएगा, ये पाई से पाई साफ हो जाएगा, और 2 से 1 कट जाएगा 2, r² अगर हमारे पास 64 है तो r कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 8 अपना आंसर है, ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे आएंगे जल्दी से। देखिए दोस्त, अगले सवाल, सवाल नंबर 50 में आपको दिया गया है कि एक तल लंब वृत्तीय शंकु को समान आयतन वाले 2 भागों में विभाजित कर देता है, यानी कि काट देता है, और ऐसे कंडीशन में यदि तल आधार के समांतर हो तो शंकु की ऊंचाई जो है वो किस अनुपात में विभाजित होगी, यानी कि डिवाइड होगी। देखिए चित्र से इस बात को आप समझ सकते हैं, हालांकि चित्र की ज़रूरत है नहीं इसमें। ये अगर शंकु है तो किसी तल द्वारा हमने ऐसे बीच से काट दिया इसको, ठीक है, लेट से यहाँ से ये कटा हुआ है, कटने के बाद आपको ये बोला गया है कि आयतन दोनों का सेम है, यानी कि पूरे का आयतन अगर 2 है, मान लो यहाँ से यहाँ तक वॉल्यूम अगर 2 है, तो केवल इस पार्ट की जो वॉल्यूम होगी वो कितनी होगी 1 होगी, आधी वॉल्यूम होगी, ठीक है, यही इसका मतलब बनता है, तभी ये नीचे वाला भी आधा होगा, 1 होगा दोनों का वॉल्यूम, तो टोटल वॉल्यूम 2 हो जाएगा। अब देखो अगर मैं इस छोटे वाले शंकु से और बड़े वाले शंकु को कंपेयर करूँ, मैं रेशियो लिखूँ अगर वॉल्यूम का, तो मान लो अगर मैं वॉल्यूम का रेशियो लिख रहा हूँ, ठीक है, छोटे वाले में वॉल्यूम 1 है, तो ओवरऑल वॉल्यूम बड़े वाले का कितना है 2, पूरा का वॉल्यूम, ठीक है। अब देखो अगर मैं ये वॉल्यूम का रेशियो हमें पता है, तो अगर मैं हाइट का रेशियो यहाँ से लिखना चाहूँ तो आप बोलेंगे कि हाइट का रेशियो लिखने के लिए क्यूब रूट लेना पड़ेगा, घनमूल निकालना पड़ेगा, ये बात मैंने पहले भी बताया है आपको इसी वीडियो में। तो 1 का क्यूब रूट तो 1 ही रह जाएगा, लेकिन 2 का क्यूब रूट आपको इसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा, क्यूब रूट ऑफ 2, ठीक है। मैंने 2 का क्यूब रूट लिख दिया ऐसे, ठीक है, ये 2 का क्यूब रूट हो गया। अब देखो हाइट का जो रेशियो आया है, एक्चुअली में ये छोटे वाले भाग का हाइट है, ठीक है 1, और ये है पूरे भाग का हाइट, यहाँ से यहाँ तक हाइट है आपका क्यूब रूट ऑफ 2, और ये केवल 1 है,
तो आपको इस भाग का केवल हाइट लिखने के लिए देखो, मैं दूसरे कलर से, जो ब्लू कलर से मैंने हाइट बनाया है, इस हाइट को लिखने के लिए क्यूब रूट ऑफ 2 में से इस एक को घटाना पड़ेगा, तभी तो ये हाइट बचेगी। पूरे वाले हाइट में से अगर हम इस एक को घटा देंगे, पूरा वाला हाइट है हमारे पास क्यूब रूट ऑफ 2, ठीक है। इसको अगर हम इसमें से इस एक को घटा दें तो हमें नीचे वाले का हाइट पता चल जाएगा। तो हम ओवरऑल जो रेशियो लिखेंगे, ये 1 तो हो गया ऊपर वाले का रेशियो, और नीचे वाले के लिए इसको घटाना पड़ेगा, यानी कि ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 2 माइनस का 1, और यही अपना आंसर होगा 1:2 क्यूब रूट ऑफ 2 माइनस 1, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है। चलिए एक दो सवाल और करते हैं अभी। अगले सवाल में 51 नंबर में आते हैं। देखें दोस्त, इसमें बोला गया है आपको कि ठोस लोहे के दो गोलकों की त्रिज्याएं जो हैं वो 1 और 6 सेंटीमीटर हैं। दोनों गोलकों को गलाकर एक खोखला गोला बनाया जाता है, यानी कि हॉलो स्फीयर बनाया जाता है, ठीक है। ऐसे कंडीशन में आपको ये दिया गया है कि खोखले गोले की जो बाह्य त्रिज्या है वो 9 है, तो उसकी मोटाई कितनी होगी। देखो, खोखला गोला का मतलब अगर बाह्य त्रिज्या आपको 9 दिया हुआ है और अंतः त्रिज्या भी हमें पता चल जाए, तो दोनों को घटा के हम ये मोटाई ज्ञात कर सकते हैं कि कितनी है। तो चलिए पहले अंतः त्रिज्या निकालते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को वॉल्यूम बराबर करनी पड़ेगी, आयतन बराबर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि गलाकर बनाया गया है, और मैंने बार बार ये बताया है आपको कि जब भी एक चीज़ को गलाकर दूसरा चीज़ बनाया जाए तो दोनों वस्तुओं का आयतन बराबर होता है। आयतन बराबर कर लेते हैं। देखो, आयतन बराबर करने में दोनों गोलक हैं, ये भी गोलक हैं और जो बनाया गया है नया वो भी गोला ही है। तो गोले में दोनों तरफ 4/3 पाई आर क्यूब आएगा, तो 4/3 और पाई तो दोनों तरफ से कट जाएगा, बस बचेगा आर का क्यूब। तो आर का क्यूब देखो, इधर 1 का क्यूब हो गया और प्लस में 6 का क्यूब कितना हो जाता है, 216, ठीक है। और राइट साइड में भी आर का क्यूब बचेगा, लेकिन ये खोखला है तो आर का क्यूब माइनस आर का क्यूब आएगा, यही आएगा। ये बात आप भी समझ रहे होंगे, ठीक है। ऐसे अगर नहीं समझ में आए तो आप एक बार लिख भी लो, ठीक है। 4/3 और देखो पाई आर का क्यूब, एक बार 1 का क्यूब लिखोगे, फिर 4/3 और 6 का क्यूब लिखोगे, इसमें 4/3 कॉमन हो जाएगा और पाई भी कॉमन हो जाएगा और दूसरी तरफ से कट जाएगा, तो लिखने का कोई सेंस नहीं बनता है, ठीक है। चलो हम 1 का क्यूब 1 और फिर ये 6 का क्यूब 216 जोड़ देंगे तो एक ही बार 217 आएगा। ये बात मैंने पीछे वाले में लिखा था, लेकिन अब नहीं लिखूंगा। ये 217 हो गया। और राइट साइड में हमें लिखना है दोनों के आर का क्यूब का अंतर, ठीक है, क्योंकि हॉलो स्फीयर है, खोखला गोला है, तो बड़ा आर का क्यूब माइनस छोटा आर का क्यूब। बाह्यतम त्रिज्या 9 है, तो 9 का क्यूब हमें पता है 729, और माइनस में छोटा आर का क्यूब, ठीक है। 9 का स्क्वायर हमने, एक क्यूब हमने ले लिया 729, और छोटा का हमने लिख दिया। तो आर का क्यूब ये घटाएंगे तो 512 आपको दिख रहा है, क्योंकि 9 में से 7 जाएगा तो 2, और 72 में से 21 जाएगा तो 51। 512 अगर आर का क्यूब आ गया तो छोटा आर 8 आ गया। और हमें बताना था थिकनेस, यानी कि मोटाई, यानी कि बड़ा आर माइनस में छोटा आर, बड़ा आर 9 था, छोटा आर 8 आ गया, यानी कि इनकी मोटाई कितनी होगी, 1 की। तो ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है। आसानी सवाल है, कुछ करना नहीं है इसमें ज़्यादा। देखें भाई, लास्ट सवाल आज के लिए 52 नंबर कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद जल्दी ही अभी सब चीज़ वीडियो दूसरा रिकॉर्ड ही करने जा रहा हूँ अभी, लेकिन ये पहले अपलोड हो जाएगा तो आपको पहले मिल जाएगा, दूसरी वीडियो इसके बाद की जल्दी ही मिलेगी, ठीक है। तो देखिए अभी इसको ख़त्म कर लेते हैं जल्दी से। इसमें आपको दिया गया है कि एक लंबवृत्तीय शंकु का पार्श्वीय पृष्ठ के आयतन और क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान बराबर है, ठीक है। कोई बात नहीं है। देखिए, पार्श्वीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल और आयतन दोनों बराबर है। हिंदी में थोड़ा इधर उधर लिख दिया है, इंग्लिश में क्लियरली लिखा है कि वॉल्यूम एंड द एरिया ऑफ लेटरल सरफेस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन आर इक्वल, यानी कि पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर एल होता है, ठीक है। तो सवाल ये दिया है कि वॉल्यूम शंकु का, यानी कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये बराबर है पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल के, यानी कि पाई आर एल के। तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है कि ये किसके बराबर होगा। कोई बात नहीं है, यहाँ से पाई तो साफ हो जाएगा, कट जाएगा, ये बात हमें दिख रहा है। एक आर से ये आर भी कट जाना है, तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि आर इंटू में एच जो है ये 3 इंटू एल के बराबर है। चलो हमें जो निकालना है उससे हम देखते हैं। हमें निकालना है 1/h² प्लस 1/r²। अगर इसका आप एलसीएम लेकर के बटा का जोड़ करेंगे तो ये आ जाएगा r² प्लस h² और बाई r² h²। अभी देखो, r² प्लस h² l² के बराबर है, क्योंकि वो पाइथागोरस प्रमेय पर लागू होता है वहाँ पर। तो हम r² प्लस h² के बदले में l² ले लेते हैं, और नीचे आ जाएगा r² और h²। तो देखो, l² को तो हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, r² h² को हम 3l का स्क्वायर कर देंगे तो ये 9l² आ जाएगा, क्योंकि ये इसके बराबर ही है। अब यहाँ से l² कट जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/9, और 1/9 यानी कि ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। तो यहीं पर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर से कमेंट करके बता दीजिएगा। थोड़ा सा धीरज रखिए, थोड़ा सा संयम रखिए, जल्दी ही वीडियो सारे आपको मिलेंगे, ठीक है। और अगला वीडियो तो काफ़ी जल्दी मिलेगा, क्योंकि अभी उसको मैं रिकॉर्ड करने ही जा रहा हूँ,
ठीक है, तो इस क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को खत्म करता हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को भी शेयर कीजिए ताकि हमारे साथ और से लोग जुड़ सकें, और ज़्यादा लोग जब जुड़ जाएंगे तो हमें परमिशन मिलेगी लाइव आने की, और लाइव आएंगे तो काफ़ी मज़ा आएगा फिर तो। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए वीडियो को शेयर करने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।